हेलो दोस्तों, तो आज मैं आज पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 4 पे, दैट इज ऑडिटिंग इन एन ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट। ये अपना वही फ्री फास्ट ट्रैक बैच चल रहा है जिसका मैंने कमिटमेंट करा था। ओके, तो वापस एक और बार बता दूं, वैसे तो हर लेक्चर में बताता हूं कि अपन किस पे फोकस देने वाले हैं इधर। सी, मैंने पहले भी कहा था ऑडिट के अंदर रट्टाफिकेशन मस्ट है, तो अपन समझेंगे तो सही, समझना इस ठीक है, बट समझने के साथ मेन अपना फोकस रहेगा रटने पे कि याद कैसे करना है। रीजन बीइंग, अगर आप ओनली समझ के चले गए तो एग्जाम में आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ऐसे को चाहिए वहां पे एग्जैक्ट लैंग्वेज। ओके, तो मेरा मेन फोकस साथ में समझना तो है ही, समझेंगे सही, पर साथ में रटने का रहेगा, मतलब रहेगा रटाने की जिम्मेदारी मेरी होगी। और ये उसी बुक से कराऊंगा जो मैंने अभी रिसेंटली लॉन्च करी थी। वापस बता दूं बुक के बारे में, आपको नीचे लिंक भी मिल जाएगा, परचेज का सॉफ्ट कॉपी सिर्फ 200-250 रुपए की बुक दे रहा हूं ओनली। इसके अंदर 500 पेजेस, ओनली 500 पेजेस के अंदर सारे के सारे कॉन्सेप्ट एज वेल एज क्वेश्चन कवर है, फुल्ली एज पर आईसीआई लैंग्वेज एंड फुल्ली इन चार्ट एंड टेबुलर फॉर्मेट। इसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ओनली 500 पेजेस, क्वेश्चंस प्लस कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलो अब अपन शुरू करते हैं। तो सर क्या है चैप्टर, ऑडिटिंग इन एन ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट। सर ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट क्या होता है? अरे भाई क्या समझाऊं ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट, मतलब तुम समझते हो, इतने समझदार तुम हो। ऑटोमेटिक वाला इन्वायरमेंट जो सब कुछ ऑटोमेटेड हो गया। अब तुम कहीं भी जाते हो, कहीं ऑडिट करने जा रहे हो, या तुम जिस भी फील्ड में आर्टिकलशिप करिए, तुमने ऑडिटिंग हो, अकाउंटिंग हो, अकाउंटिंग तो क्या मतलब जीएसटी हो, टैक्सेशन हो, कुछ भी हो, सब जगह आपने क्या देखा, सब जगह सिस्टम यूज होते हैं, सबके अपने इंटरनल कंट्रोल होते हैं, सब ऑटोमेटेड कंट्रोल होते हैं। कोई ईआरपी यूज ले रहा है, कोई क्या यूज ले रहा है, फलान ठीक है, सबके अपने अपने सॉफ्टवेयर है। सबका डाटा जो सर्वर पे स्टोर होता है, कभी तुमने देखा क्या कोई अपना वो एक क्या बोलते हैं उसको, रजिस्टर, बाई खाता मेंटेन करता देखा, जो फिजिकल रजिस्टर मेंटेन कर रहा हो, वहां पे फिजिकली हाथों से लिख रहा हो, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ऐसा तुमने देखा क्या? नहीं भाई, सब कुछ ऑटोमेटेड है। तो सब कुछ ऑटोमेटेड तो हो गया, पर भाई जब सब कुछ पूरी की पूरी कंपनी ऑटोमेटिक हो गई तो रिस्क भी तो उतनी ही हुई। अब मैंने पहले एक चैप्टर में एग्जांपल भी दिया था, जब आप ऑटोमेटिक हो जाओगे तो आपको उतने ही कंट्रोल अपने मजबूत करने पड़ेंगे अपने ऑटोमेटिक इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। रीजन बीइंग, लाइक कंप्यूटर के अंदर वायरस का खतरा होता है, कंप्यूटर के अंदर कोई भी बंदा अनऑथराइज आके एक्सेस करके कोई गलत एंट्री पास करके चले जाए, या बहुत सारी चीजें होती है। तो अब एज एन ऑडिटर, जब सारी सारी कंपनीज ऑटोमेटिक हो गई, सारी की सारी कंपनी ऑटोमेटिक सिस्टम्स यूज करने लग गई हर चीज के लिए, चाहे वो बिलिंग हो, अकाउंटिंग हो, पेमेंट हो, इंटरनल कंट्रोल्स हो, सब कुछ ऑटोमेटिक हो गया। तो ऑडिटर को क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा ऑटोमेटिक इन्वायरमेंट में, स्पेसिफिक चीजें। ठीक है, तो ऑटोमेटिक इन्वायरमेंट ए इकोसिस्टम दैट कंबाइन पीपल, प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी। क्या करता है? इकोसिस्टम, एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है, पूरा का पूरा इकोसिस्टम जो कंबाइन करता है पीपल, प्रोसेस और टेक्नोलॉजी को। पीपल मतलब इंसान, प्रोसेस जो अपने प्रोसेस बना के हर काम को करने के लिए, इन उस वो इंसान ने जिन्होंने प्रोसेस बनाए थे उसको टेक्नोलॉजी के साथ लिंक कर दिया, सारे के सारे प्रोसेस ऑटोमेटिक कर दिए उन्होंने। जिन्होंने पीपल थे, पीपल ने जितने भी प्रोसेस बनाए थे उनको सबको ऑटोमेटिक कर दिया। कैसे? सबको टेक्नोलॉजी से लिंक कर दिया। तो पीपल प्रोसेस टेक्नोलॉजी, पीपल प्रोसेस टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक, इट्स एन इकोसिस्टम दैट कंबाइन पीपीटी, पीपल प्रोसेस टेक्नोलॉजी, दैट कंबाइन पीपीटी, पीपल प्रोसेस टेक्नोलॉजी। तो क्या क्या लेयर्स होती है ऑटोमेटिक इन्वायरमेंट के अंदर, क्या क्या लेयर होती है, क्या क्या चीजें होती है, एक तरीके से तुम ये मान के चलो। तो देखो, इसको याद करने की ट्रिक होगी, ये फर्स्ट वाला चलो बाद में लेते हैं, चलो ये ले लेते हैं पहले। बिजनेस एप्लीकेशन जो होती है, बिजनेस एप्लीकेशन जो अपन यूज लेते हैं, एक तरह से अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर भी मान के चलो, तो वो कितने तरह के होते हैं? सर देखो, जो बिजनेस सॉफ्टवेयर होते हैं वो पैक्ड सॉफ्टवेयर होता है, स्मॉल ईआरपी होता है और बड़ा ईआरपी होता है। पैक्ड सॉफ्टवेयर मतलब बिल्कुल छोटे 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 जो लोग होते हैं, एमएसएमई जिनको बोल सकते हैं अपन, तो वो बिल्कुल छोटे छोटे लोग वो सॉफ्टवेयर यूज लेते हैं। लाइक टेली, टेली एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है जो हर जगह अकाउंटिंग में मिल जाएगा, इतना महंगा भी नहीं आता और कन्वीनियंट भी होता है चलाने में। उससे हल्का सा बड़ा जाएंगे तो होता है स्मॉल ईआरपी, जो स्मॉल टू मीडियम बिजनेस यूज लेता है। टेली ईआरपी मतलब, टेली ईआरपी जो टेली कंपनी है, उसी टेली कंपनी का एक दूसरा प्रोडक्ट है टेली ईआरपी। उसके अंदर कुछ एडिशनल फंक्शंस मिलते हैं आपको, साथ में वो कस्टमाइज ईआरपी पैकेज भी बना के देता है, मतलब कस्टमाइज अकाउंटिंग मॉड्यूल वगैरह भी बना के दे देता है। साथ में एक होता है ईआरपी एप्लीकेशन, वो जो फाइनल पहुंच जाते हैं अपन बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन पे, एसएपी तुमने देखा होगा, सैप एसएपी, वो हो गया यहाँ पे ईआरपी एप्लीकेशन, वो मीडियम से लार्ज बिजनेसेस में काम आता है। ये तो था एप्लीकेशन। अब सर ये याद कैसे करना है, लेयर्स ऑफ ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट। साथ में अब लेयर्स ऑफ ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट को याद करने की ट्रिक होगी कि तुम डाटा किस किस जगह स्टोर कर सकते हो, डाटा किधर किधर स्टोर कर सकते हो। कोई भी डाटा है तो डाटा को तुम किधर स्टोर कर सकते हो। देखो भाई, अगर मैं होता हूं ना, तो मैं डाटा को, या तो मैं डाटा को कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर कर देता हूं, या तो किस स्टोर कर देता हूं, कंप्यूटर में जो सिस्टम है ना मेरा सिस्टम, उसके अंदर स्टोर कर देता हूं, या फिर मैं फिजिकल पेन ड्राइव में स्टोर कर देता हूं, फिजिकल पेन ड्राइव में स्टोर कर देता हूं, या फिर कोई दूसरी स्टोरेज डिवाइस, कोई भी दूसरी स्टोरेज डिवाइस में स्टोर कर देता हूं, जैसे सीडी डीवीडी।
स्टोरेज डिवाइस में स्टोर कर देता हूँ, या फिर मैं आधी बार सर्वर पे भी डाल देता हूँ नेटवर्क पे, या फिर मैं आधी बार सर्वर नेटवर्क पे भी डाल देता हूँ। तो किधर किधर डाटा स्टोर कर सकते हैं, बहुत कॉमन सेंस वाली बात है। कंप्यूटर के अंदर सिस्टम में डाल दिया, फिजिकल पेनड्राइव में रख दिया, अदर सीडी डीवीडी लाइक अदर स्टोरेज डिवाइसेस में रख दिया, या फिर वो नेटवर्क पे रख दिया, मैंने सर्वर पे रख दिया। तो अब देखो ये डाटा मैं सबसे पहले कंप्यूटर सिस्टम मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टोर कर सकता हूं, या फिर फिजिकल पेन ड्राइव मतलब फिजिकल यहाँ पे फिजिकल पेन ड्राइव मतलब एक ट्रिक थी ये, फिजिकल एंड इन्वायरमेंटल लैंडस्केप, ठीक है। या फिर मैं स्टोरेज डिवाइसेस में, यहाँ पे आ गया हार्डवेयर एंड स्टोरेज डिवाइसेस, या फिर मैं नेटवर्क पे भी रख सकता हूँ, ये हो गया नेटवर्क डिवाइसेस। ये हो गई इसको याद करने की ट्रिक, और एक बिजनेस एप्लीकेशन तुम याद कर ही लेना, ठीक है। तो डाटा किस किस में अपन स्टोर कर सकते हैं, ये होगी लेयर्स ऑफ ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट। ये सारी लेयर ही तो ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट की, एप्लीकेशन एक लेयर हो गई ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट की, डाटाबेस हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर चलाओगे वो ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट के पार्ट ही तो सारे के सारे, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर डिवाइसेस नेटवर्क डिवाइसेस फिजिकल इन्वायरमेंट सब नेटवर्क सिस्टम के पार्ट है, सब नेटवर्क सिस्टम के। अब सर ये रियल टाइम इन्वायरमेंट क्या होता है, तुमने पहले EIS में पढ़ा होगा सीए इंटर में जब तुम नन्हे मुन्ने बालक थे। रियल टाइम इन्वायरमेंट मतलब रियल टाइम बेसिस पे हर इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना, इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड प्रोसेस, इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड होने में, प्रोसेस होने में और इनिशिएट होने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता, सॉरी इनिशिएट प्रोसेस और रिकॉर्ड होने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता। जैसे ही मैंने यहाँ पे इनिशिएट करा वो वहां पे प्रोसेस भी हो गई और रिकॉर्ड भी हो गई, जैसे मैंने कुछ यहाँ पे इनिशिएट करा रिकॉर्ड प्रोसेस भी हो गई और रिकॉर्ड भी हो गई, मतलब रियल टाइम बेसिस पे पूरी प्रोसेसिंग एक साथ हो गई, एक सेकंड भी नहीं लगा, मैं एनी टाइम एनीवेयर उसको रिकॉर्ड प्रोसेस इनिशिएट सब कुछ कर सकता हूं। लाइक तुमने देखा होगा एटीएम का सर्वर, अगर एक एग्जांपल लूं तो वो एटीएम होता है, तुम एटीएम से रुपए जैसे ही कैश विड्रॉल करोगे तो वो एटीएम फटाफट रियल टाइम बेसिस पे उसके जो भी सर्वर वगैरह होते हैं वहां पे इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर देता है, और फिर वहां से पूरा का पूरा रिकॉर्ड हो जाता है तुम्हारे बैंक अकाउंट के अंदर, वो बैलेंस कम शो होने लग जाता है। इसको होने में कितना टाइम लगता है, एक सेकंड भी नहीं लगता। जैसे तुम पैसे निकालते हो वैसे सारी की सारी इंफॉर्मेशन तुमने इनिशिएट किया ट्रांजेक्शन, वो प्रोसेस भी हो जाता है और आगे रिकॉर्ड भी हो जाता है, तो सारी सारी इंफॉर्मेशन एक साथ हो जाती है, वो रियल टाइम बेसिस पे सब कुछ प्रोसेसिंग एक साथ हो जाती है, ठीक है। तो अब ये क्या है, ट्रांजेक्शन इनिशिएटेड प्रोसेस्ड एंड रिकॉर्डेड, ट्रांजेक्शन इनिशिएट प्रोसेस एंड रिकॉर्डेड इमीडिएटली विदाउट डिले एटीएम सर्वर का एग्जांपल तुम याद रख सकते हो इसके लिए। अब इसके क्या कंपोनेंट होते हैं, क्या क्या कंपोनेंट रियल टाइम इन्वायरमेंट को सपोर्ट करते हैं, कि अगर ये कंपोनेंट नहीं होंगे तो रियल टाइम इन्वायरमेंट नहीं चल पाएगा। तो रियल टाइम इन्वायरमेंट किस वजह से पॉसिबल हो पाया है, किन किन कंपोनेंट की वजह से, तुमने किस किस का, तुमने वो नाम तो सुने ही होंगे ना, सुपरमैन बैटमैन, ये सब नाम तो सुने ही होंगे तुमने, डीसी फैंस, ठीक है। तो वैसे ही रियल टाइम बेसिस पे एक एच मैन भी है, कौन है, एक एच मैन, इसको तुम ही मैन करके भी याद कर सकते हो, इजीली याद हो जाएगा ही मैन, ठीक है। तो एक ही मैन भी करके याद हो जाएगा। तो रियल टाइम बेसिस पे कभी भी ऐसे नहीं होता, वो प्रोटेक्शन होता है जो सुपर विलन्स वाली मूवी होती है, कभी भी कहीं पे कुछ भी खतरा वतरा हो जाए तो रियल टाइम बेसिस पे वो सुपरमैन वगैरह उनको बचाने पहुंच जाते हैं, रियल टाइम बेसिस पे बिना डिले करे वो सुपरमैन स्पाइडरमैन जो भी है सब कुछ उनको बचाने चले जाते हैं, मार्वल डीसी वाले। तो अब वैसे सेम रियल टाइम बेसिस पे ही मैन प्रोटेक्ट करेगा, रियल टाइम बेसिस पे ही मैन भी एक सुपरमैन बैटमैन जैसा ही मैन प्रोटेक्ट करेगा। तो ही मैन मतलब क्या हो गया, एच से मतलब हो गया हार्डवेयर, एम से हो गया मिडलवेयर, ए से हो गई एप्लीकेशन, एन से हो गया नेटवर्क। इनको समझाने की जरूरत है क्या, हार्डवेयर क्या होता है, मिडलवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन क्या होता है, नेटवर्क क्या होता है, समझाने की जरूरत ऑफ कोर्स नहीं है, तुम समझ सकते हो। हार्डवेयर जैसे अब तुम यहाँ पे हार्डवेयर ले सकते हो, एटीएम का जो डब्बा था, मिडलवेयर जो होता है उसके पीछे की जो बैक प्रोसेसिंग हो रही है, जो सर्वर होता है, एप्लीकेशन जो उस एटीएम के अंदर एक सॉफ्टवेयर डला हुआ होगा, एप्लीकेशन डली हुई होगी, और नेटवर्क तुम जानते ही हो जिसके थ्रू डाटा प्रोसेस हो रहा है आगे। तो ठीक है ना, तो ये सारी चीजें चाहिए होगी, ये सारे कंपोनेंट है रियल टाइम बेसिस पे इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने के। तो ही मैन रियल टाइम बेसिस पे डाटा को प्रोटेक्ट कर लेगा, ठीक है। चलो नीचे, अंडरस्टैंडिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट। सर आप ऑडिट करने अगर किसी की भी जाओगे ना तो आपको सबसे पहले बात है ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट समझना पड़ेगा और उसको डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं कर सकते कि आपने बात ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट समझा ही नहीं, वो कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज लेता है, कौन कौन से हार्डवेयर यूज लेता है, उसकी क्या इंफॉर्मेशन सिस्टम की पॉलिसी वगैरह है, आपको कुछ पता ही नहीं है, आप ऑडिट कैसे करोगे फिर ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट की। आपको देखना तो पड़ेगा वो एसएपी यूज लेता है, टेली यूज लेता है, अगर एसएपी यूज लेता है तो ज्यादा रिलायबल है, टेली यूज लेता है तो कम रिलायबल है, उसके क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो कौन सी कंपनी का लैपटॉप यूज ले रहा है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, कौन सी कंपनी की चीजें यूज ले रहा है, कौन सा एंटीवायरस यूज ले रहा है, उसकी आईटी की पॉलिसीज क्या है, कोई भी सर्वर एक्सेस कर सकता है या केवल ऑथराइज्ड पर्सन ही एक्सेस कर सकता है, क्या ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, सब कुछ आपको पता करना पड़ेगा अगर आप ऑडिट करने जा रहे हो तो, वरना आप ऑडिट सही से नहीं कर पाओगे। तो आपको ये सब चीजें आपको पता करनी पड़ेगी अगर आप किसी की ऑडिट करने जा रहे हो तो ये सब जो मैंने आपको बोला वो इधर है कि आपको अगर कोई भी ऑडिट करने जा रहे हो ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट की, आपको अंडरस्टैंड और डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। क्या क्या अंडरस्टैंड और डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा, एज पर ऐसे 315 क्या कहता है, अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी इन्वायरमेंट, एंटिटी एंड इन्वायरमेंट, ठीक है। तो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा एंटिटी और उसका इन्वायरमेंट,
तो क्या क्या इंटेंड करना है, कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज होता है, कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर यूज लेता है, कौन सा एप्लीकेशन, कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन का क्या स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइजेशन क्या पॉलिसी, और उस ऑटोमेटेड कंट्रोल में क्या रिस्क और कंट्रोल हो सकते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन में क्या रिस्क और कंट्रोल हो सकते हैं, वो सब आपको, आपने ये समझ तो लिया ऐसे 315 के अकॉर्डिंग, पर आपने ऐसे 230 भी पढ़ा, जो समझा वो करा, वो सब व्यर्थ है अगर आपने उसको डॉक्यूमेंट नहीं करा। आप प्रूव कैसे करोगे कि आपने ये काम करा, इसलिए सब कुछ आपको डॉक्यूमेंट करके रखना पड़ेगा। ऐसे 230 के अकॉर्डिंग आपने जो जो चीजें करी ऊपर, सब कुछ आपको डॉक्यूमेंट भी करनी पड़ेगी ऐसे 230 के अंदर। ठीक है, ठीक है। तो चलो, तो अब इसको सर कैसे याद करें, इसका होगा एक तो ये एप्लीकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर, तो तुम्हें याद करने की जरूरत ही नहीं है, तो यूं याद हो गया होगा कि अगर आप किसी भी ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट को ऑडिट करने जा रहे हो तो आपको दो चीजें तो देखनी ही पड़ेगी ना, सिंपल बात है कि कंपनी कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर रही है, कौन सा हार्डवेयर यूज कर रही है। तो ये हो गया सॉफ्टवेयर, ये हो गया हार्डवेयर, एप्लीकेशन एंड आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, एप्लीकेशन हो गया सॉफ्टवेयर, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया हार्डवेयर। तो एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर, सॉरी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर तो आपको याद हो ही गया, यूं यहां से निकल जाएगा। उसके बाद दो एक 3 पॉइंट और याद कर लेना, एसपीसी, ठीक है। तो एप्लीकेशन एंड हार्डवेयर एसपीसी, 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 एप्लीकेशन हार्डवेयर, एस से स्ट्रक्चर, पी से पॉलिसी और सी से रिस्क एंड कंट्रोल, कंट्रोल। ठीक है, ये आपको याद हो जाएगा इससे। कंसीडरिंग ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट इन ईच फेज ऑफ ऑडिट साइकिल, आप जब भी हर जो भी मतलब आप ऑडिट करने जाओगे तो उसके बहुत तरह के फेज होते हैं। पहले मैं समझता हूं चीजों को, फिर इवेल्युएट करता हूं उसको, टेस्टिंग भी करता हूं, एंड में रिपोर्टिंग एंड कंक्लूजन भी करता हूं। बहुत सारे स्टेजेस आते हैं, बहुत सारे फेज आते हैं ऑडिट के अंदर। तो हर फेज के अंदर, ऑडिट के हर फेज के अंदर आपको ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट को ध्यान में रख के ऑडिट करनी पड़ेगी। आप किसी भी फेज में भूल नहीं जाओगे कि यार ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट एग्जिस्ट करता है। जो भी फेज में मैं ऑडिट करूंगा मुझे ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट को ध्यान में रखना पड़ेगा कि हर फेज के अंदर मैं कुछ भी अपनी ऑडिट प्लानिंग कर रहा हूं, ऑडिट कर रहा हूं, तो मुझे ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट को समझ के ऑडिट करनी पड़ेगी कि हाँ यार इधर ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट भी तो यहाँ पे होगा। अगर मैं एंटिटी की सारी रिस्क समझ रहा हूँ, रिस्क असेस कर रहा हूं, तो मुझे वहां पे आईटी के अंदर क्या रिस्क है वो भी समझनी पड़ेगी। मुझे ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट के अंदर क्या क्या रिस्क हो सकती है मुझे वो भी समझनी पड़ेगी। अगर मैं कोई भी कंट्रोल चेक कर रहा हूं तो मुझे आईटी के कंट्रोल भी चेक करने पड़ेंगे कि बाकी कंट्रोल एक तरफ, मैं ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट से डील कर रहा हूं तो मुझे आईटी की रिस्क एंड कंट्रोल भी समझनी पड़ेगी। तो हर फेज के ऑडिट के हर फेज के अंदर आपको ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट ध्यान में रख के ऑडिट करनी पड़ेगी, उस हिसाब से डिजाइन करना पड़ेगा। तो कौन कौन से फेज के अंदर आपको क्या क्या आईटी के रिलेटेड चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी, एवरी फेज के अंदर आपको रखना पड़ेगा। तो इसकी सबसे पहले अगर मैं ट्रिक बताऊं आपको, तो आर यू एंटिटी लेवल कंट्रोल को टेस्ट करना चाहते हो कंप्लीटली, क्या मेरे साथ ऐसे टोन में बोलो, आर यू एंटिटी लेवल कंट्रोल को टेस्ट करना चाहते हो प्रॉपर्ली, आर यू एंटिटी लेवल कंट्रोल को टेस्ट करना चाहते हो कंप्लीटली। आप किसी को बोल रहे हो, ऑडिटर को बोल रहे हो, ऑडिटर बोल रहा है कि मैं एंटिटी लेवल कंट्रोल को टेस्ट करूंगा कंप्लीटली, तो आपका जो मैनेजमेंट है वो आपको ऐसे चिल्ला के बोल रहा है आर यू एंटिटी लेवल कंट्रोल को टेस्ट करना चाहते हो कंप्लीटली, आर यू एंटिटी लेवल कंट्रोल को टेस्ट करना चाहते हो कंप्लीटली, आर यू एंटिटी लेवल कंट्रोल को टेस्ट करना चाहते हो कंप्लीटली। तो आर यू एंटिटी लेवल कंट्रोल से 2 पॉइंट बनेंगे, टेस्ट से 2 पॉइंट बनेंगे और कंप्लीट से 1 पॉइंट बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये एक पॉइंट है। तो अब देखो आर यू, ये हो गया आर यू एंटिटी लेवल कंट्रोल, ये भी एंटिटी लेवल कंट्रोल ही आता है, टेस्ट करना चाहते हो कंप्लीटली। ठीक है, आर यू एंटिटी लेवल कंट्रोल को टेस्ट करना चाहते हो कंप्लीटली। अब सर इसका मतलब क्या हुआ, ये आपने ट्रिक करके याद तो करा दिया, बहुत अच्छी बात है, समझा भी दो, बिल्कुल समझाएंगे, समझो। तुम जब मैंने एक एग्जांपल अभी स्टार्टिंग में दिया था कि रिस्क असेस करने जब तुम जा रहे हो तो तुमको वहां पे ये भी रिस्क असेस करनी पड़ेगी, आर से रिस्क असेसमेंट, कि जब ऑडिटर रिस्क असेस करेगा तो उसको रिस्क असेसमेंट में ये भी रिस्क असेस करनी पड़ेगी कि जो कंपनी अलग अलग तरह के ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट, अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर, अलग अलग तरह के एप्लीकेशन यूज कर रही है तो उसकी क्या क्या रिस्क हो सकती है। भाई जब जितनी सॉफ्टवेयर वगैरह बढ़ रहे, काम ईजी हो रहा है, पर रिस्क भी उतनी ज्यादा है, उतना ही डाटा लीकेज होने के चांसेस है, उतना ही वायरस वगैरह आने के चांसेस है, ये सब चीजें होने के चांसेस है, तो वो गंदा भी हो सकता है, ये सब करके नुकसान भी हो सकता है अपन को। तो क्या क्या रिस्क हो सकती है ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट को यूज करने की, रिस्क असेसमेंट, रिस्क अराइजिंग फ्रॉम यूज ऑफ आईटी सिस्टम, रिस्क अराइजिंग फ्रॉम यूज ऑफ आईटी सिस्टम, आर यू से अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा पूरे का पूरा बिजनेस प्रोसेस और आईटी सिस्टम वॉक थ्रू करते वक्त। जब भी मैं, एक तो मैंने रिस्क असेस करी, उसके बाद मैं सब कुछ समझूंगा ना, आर यू रिस्क असेसमेंट, यू से अंडरस्टैंडिंग, जब मैं सब कुछ समझूंगा वॉक थ्रू करके, वॉक थ्रू करना जानते हो ना तुम, क्लाइंट के पास जाके नॉर्मल वॉक थ्रू करते हो, सारी की सारी प्रोसेसेस समझते हो, सारे सारे इंटरनल कंट्रोल समझते हो, उसके वॉक थ्रू। कि आप जब ऑडिट करने जाते हो तो उसके इनिशियल फेजेस में वॉक थ्रू होते हैं, आप क्लाइंट के पास बैठोगे, उससे समझोगे पूरी की पूरी आपकी प्रोसेस कैसे चलती है, परचेस कैसे होती है, पेबल कैसे होती है, पेमेंट कैसा होता है, सब कुछ पूरा वॉक थ्रू के थ्रू समझोगे। वॉक थ्रू मतलब, वॉक थ्रू एक नॉर्मल सेंटेंस मीनिंग समझो, वॉक थ्रू
कंपनी के अंदर वॉक करना, हर एक चीज को अच्छे से वॉक करके समझना कि परचेज ऐसे ऐसे होती है, ये ऐसे ऐसे होती है, ऐसे पेमेंट प्रोसेसिंग होता है, वो चीज होती है, तो वॉक थ्रू उसको बोलते हैं। ये बिग फोर वगैरह के अंदर कोई आर्टिकल कर रहा होगा तो अच्छे से जानता होगा, उन्होंने करी होगी, वॉक थ्रू रोज करते होंगे, ठीक है। तो आर यू अंडरस्टैंड करना, जब आप वॉक थ्रू कर रहे हो तो आपको जितने भी आईटी के ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट है वो सारे भी अंडरस्टैंड करने पड़ेंगे, वो सारे भी अंडरस्टैंड करने पड़ेंगे, वो सारे भी समझने पड़ेंगे वॉक थ्रू के टाइम पे कि कौन कौन सी एप्लीकेशन यूज लेती है कंपनी, क्या क्या करती है। रिस्क असेस करना कि किस किस आईटी सिस्टम से कौन कौन सी रिस्क हो सकती है। अंडरस्टैंड करना वॉक थ्रू से कि कौन कौन सी एप्लीकेशन और सिस्टम यूज लेती है आईटी। आर यू एंटिटी लेवल कंट्रोल, एंटिटी लेवल कंट्रोल को भी मुझे समझना पड़ेगा। एंटिटी लेवल कंट्रोल मतलब क्या होते हैं? एंटिटी लेवल कंट्रोल मतलब वो परवेसिव कंट्रोल होते हैं जो पूरी एज एंटिटी एज ए होल लगे हुए होते हैं। एक छोटी एप्लीकेशन पे नहीं लगा हुआ वो कंट्रोल, वो पूरी एंटिटी पे एज ए होल होता है। उसके बारे में अपन और आगे डिस्कस करेंगे। तो एंटिटी लेवल कंट्रोल कैसे होता है? एंटिटी लेवल कंट्रोल होता है नॉर्मल जितना भी गवर्नेंस है, आईटी का गवर्नेंस है, और जो परवेसिव कंट्रोल है। आईटी का गवर्नेंस मतलब जितना भी आईटी रिलेटेड जितनी भी पॉलिसीज आईटी रिलेटेड, एक गवर्नेंस होता है ना कि आईटी की एक टीम अलग बना दी, हेड अलग बना दिया, अब जितनी भी आईटी रिलेटेड गवर्नेंस है उसका एक गवर्नेंस अलग बना दिया। गवर्नेंस मतलब तुम जानते हो कि अब ये पूरा ये डिपार्टमेंट आईटी को डील करेगा, जितनी भी प्रॉब्लम्स होगी, जितनी भी रिस्क वगैरह होगी तो वो डील करेगा। गवर्नेंस में सारे उन्होंने पॉलिसी रूल्स प्रोसेस बना दी कि आईटी में ये बंदा हाथ नहीं डालेगा, ये बंदा ऑथोराइज एक्सेस नहीं लेगा, वो फलाना टीका सब कुछ बना दे गवर्नेंस। तो कंपनी की आईटी गवर्नेंस कैसी है? कंपनी बिल्कुल कैजुअली तो नहीं लेती ना आईटी गवर्नेंस को, अच्छे से करती है ना आईटी गवर्नेंस को। सेम एंटिटी लेवल कंट्रोल मतलब परवेसिव कंट्रोल एक तरह से सेम होते हैं कि एंटिटी लेवल कंट्रोल परवेसिव कंट्रोल भी एंटिटी लेवल कंट्रोल होते हैं, क्योंकि परवेसिव कंट्रोल भी कि केवल एक एप्लीकेशन से डील नहीं करते, वो एंटिटी एज ए होल को डील करते हैं। परवेसिव कंट्रोल मतलब सब सारे कंट्रोल एक साथ। परवेसिव मतलब भी होता है एज ए होल, एज ए होल। एक होता है एप्लीकेशन कंट्रोल, केवल एक एप्लीकेशन को बचाएगा। एक होता है परवेसिव और जनरल कंट्रोल जो सारी एप्लीकेशन को सारी एंटिटी को बचाएगा। तो परवेसिव कंट्रोल इंक्लूडिंग जनरल आईटी कंट्रोल, तो ये एंटिटी लेवल कंट्रोल। आर यू एंटिटी लेवल कंट्रोल, एंटिटी लेवल कंट्रोल से 2 पॉइंट, एंटिटी लेवल कंट्रोल आईटी गवर्नेंस एंड परवेसिव कंट्रोल इंक्लूडिंग सिग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज जनरल आईटी कंट्रोल। मुझे ये सब चेक करने पड़ेंगे, रिव्यू करने पड़ेंगे, ठीक है। टेस्ट करना चाहते हो कंप्लीटली, टेस्ट से भी 2 पॉइंट बनेंगे और कंप्लीटली से 1 पॉइंट बनेगा। टेस्ट से 2 पॉइंट और कंप्लीटली से 1 पॉइंट। तो टेस्ट से 2 पॉइंट क्या बनेंगे? जो आपने यहाँ पे जनरल आईटी कंट्रोल चेक करा था, जो आपने जनरल आईटी कंट्रोल चेक करा था, मैं उसके बेसिस पे मेरी टेस्टिंग फेज शुरू करूंगा। अगर जनरल आईटी कंट्रोल खराब निकला, मतलब एंटिटी का जनरल आईटी सिस्टम ही खराब है, मुझे ये पता पड़ेगा कि जनरल आईटी सिस्टम ही खराब है, तो मुझे जो मेरी टेस्टिंग होगी वो बढ़ानी पड़ेगी। अगर मुझे लगा जनरल आईटी तो बहुत अच्छा है, जनरल आईटी सिस्टम तो मैं अपनी टेस्टिंग रिड्यूस कर सकता हूँ कि यहाँ पे कम करूंगा टेस्टिंग तो भी चलेगा। टेस्टिंग फेज में रिजल्ट ऑफ जनरल आईटी कंट्रोल मेरे इंपैक्ट करेगा नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ टेस्टिंग। और टेस्टिंग मुझे वो टेस्टिंग भी करनी पड़ेगी जो किसी सिस्टम से मैं रिपोर्ट निकालूंगा, कोई भी सिस्टम है उससे रिपोर्ट निकालूंगा, वो रिपोर्ट सही निकली नहीं निकली, सही प्रोड्यूस हुई नहीं, वो भी टेस्ट करना पड़ेगा मुझे। टेस्टिंग ऑफ रिपोर्ट, इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस यूजिंग द एंटिटी, ठीक है। और एक होगा फाइनल कंप्लीशन स्टेज। जब मैं फाइनल कंप्लीट करूंगा तब एंड में मैंने सब कुछ कर लिया, तब मैं एंड में डिसाइड कर लूंगा कंट्रोल एफिशिएंट है या नहीं है, कंट्रोल एफिशिएंट है या नहीं है। उसके लिए मैं डाटा एनालिटिक्स यूज कर सकता हूं, कंट्रोल एफिशिएंट है या नहीं है। कंप्लीशन स्टेज पे मैं फाइनली क्या देखूंगा? कंट्रोल इवेल्युएट करके कि कंट्रोल में डेफिशिएंसी है या नहीं है, उसके लिए मैं डाटा एनालिटिक्स यूज कर लूंगा। तो आर यू एंटिटी लेवल कंट्रोल को टेस्ट करना चाहते हो कंप्लीटली। आर से रिस्क असेसमेंट था, आर से क्या था बेटा? रिस्क असेसमेंट। यू से अंडरस्टैंड करना, एंटिटी लेवल कंट्रोल से 2 पॉइंट थे, एंटिटी लेवल कंट्रोल एंड परवेसिव जनरल आईटी वाले। और फिर उसके बाद टेस्ट करना, टेस्ट एक तो जनरल आईटी कंट्रोल का रिजल्ट टेस्टिंग इंपैक्ट करेगा, और एक जो भी इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस होगी सिस्टम से वो, और एक कंप्लीटली से कंप्लीशन स्टेज, ठीक है। एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट, एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट ये क्या होता है सर? एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट, सबसे पहले रिस्क समझते हो तुम, रिस्क क्या होता है? मैंने तुमको पहले भी एक चैप्टर समझाया था, चैप्टर नंबर 3 में। रिस्क वो चीज होती है जो आपको अपना बिजनेस ऑब्जेक्टिव अचीव करने से रोक रही है, जो आपको अपना आपका जो ऑब्जेक्टिव है, आपका जो बिजनेस ऑब्जेक्टिव है वो अचीव करने से आपको जो चीज रोक रही है वो अपने लिए रिस्क है। तो सर एग्जांपल क्या होते हैं? पहले रिस्क के एग्जांपल दे दो। रिस्क के एग्जांपल होते हैं, रिस्क के एग्जांपल मत पूछो, अगर रिस्क के एग्जांपल सीएफओ जान गया तो सीएफओ का टेंपरेचर इंक्रीज हो जाएगा, सीएफओ को तो गुस्सा आ जाएगा रिस्क देख के कि इतनी सारी रिस्क तुम लोग कर क्या रहे हो, इतनी सारी रिस्क तुम कर क्या रहे हो, सीएफओ को दिमाग खराब हो जाएगा रिस्क देख के, रिस्क के इतने सारे एग्जांपल देख के। तो सीएफओ का टेंपरेचर इंक्रीज हो जाएगा बिजनेस रिस्क देख के। क्या होगा? सीएफओ का टेंपरेचर इंक्रीज हो जाएगा बिजनेस रिस्क देख के, सीएफओ का टेंपरेचर इंक्रीज हो जाएगा बिजनेस रिस्क देख के। सीएफओ का टेंपरेचर, टीएमपी, सीएफओ का टेंपरेचर इंक्रीज हो जाएगा बिजनेस रिस्क देख के, बीआर, बिजनेस रिस्क देख के। तो एक तरह की क्रेडिट रिस्क हो सकती है। क्रेडिट समझते हो ना, तुम उधार दिया और बंदे ने वापस पैसा नहीं दिया। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिस्क तुम समझते हो, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग गलत हो गई। ऑपरेशनल रिस्क तुम जानते हो, टेक्नोलॉजी रिस्क यहाँ पे जानते हो, एनवायरमेंटल रिस्क, मार्केट रिस्क, प्रोडक्ट रिस्क, बिजनेस पार्टनर रिस्क, रेगुलेटरी रिस्क। तो सीएफओ का टेंपरेचर इंक्रीज हो गया बिजनेस रिस्क देख के। ये अलग अलग तरह की रिस्क है, इसके बारे में समझाना मतलब समझाऊं क्या? कोई सेंस नहीं लग रहा, तुम समझते हो, इतने बड़े हो चुके हो कि इन रिस्क के बारे में जानते हो कि इस रिस्क का क्या मतलब है, ठीक है ना। चलो, तो सीएफओ का टेंपरेचर इंक्रीज होगा बिजनेस देख के। क्रेडिट रिस्क, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिस्क, क्रेडिट रिस्क, फाइनेंशियल से क्रेडिट रिस्क, एफ से फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिस्क, ओ से ऑपरेशनल रिस्क, टी से टेक्नोलॉजी रिस्क, ई से इन्वायरमेंटल रिस्क, एम से मार्केट रिस्क,
P से प्रोडक्ट रिस्क, B से बिजनेस पार्टनर रिस्क, R से रेगुलेटरी कंप्लायंस रिस्क। ये सब अलग अलग तरह की रिस्क है, ठीक है। तो सर अब रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है? रिस्क मैनेजमेंट होता है, अब रिस्क है तो उसको मैनेज करना पड़ेगा, तो उसको रिस्क मैनेजमेंट कहेंगे। जो भी पीपल प्रोसेस टेक्नोलॉजी अपन लगा दे रहे, यूज कर रहे हैं, उस रिस्क को मैनेज करने के लिए, उस रिस्क को प्रिवेंट करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए, वो रिस्क मैनेजमेंट हो गया। तो हर एंटिटी आजकल बड़ी बड़ी एंटिटी एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट अपना एक बना के रखती है। एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट मतलब एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है, एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है, उसके अंदर पॉलिसी वगैरह बना लेती है कि इस रिस्क को डील करने के लिए आप ऐसे ऐसे पहले से, मतलब उनको पता है ये रिस्क तो आने वाली है, तो वो एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट के अंदर एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हो गया कि आप कोई भी पहले से डिपार्टमेंट बना के रख लेगी कि आप फ्यूचर की रिस्क आप प्रेडिक्ट करो कि आपको क्या लगता है टेक्नोलॉजी ऑब्सोलेंस होने वाली है क्या, क्या आपकी मोबाइल की कंपनी बर्बाद हो जाएगी क्या? अगर टेक्नोलॉजी ऑब्सोलेंस होने वाली है तो आपको नई इनोवेशन पे ध्यान देना चाहिए। तो टेक्नोलॉजी रिस्क बचाने के लिए कंपनी, एक एग्जांपल था टेक्नोलॉजी रिस्क बचाने के लिए, उन्होंने वो मदद कर दी पहले से प्रेडिक्ट करके कि हाँ ये कंपनी फटाफट नई टेक्नोलॉजी लाने वाली है, उससे पहले अपन नई टेक्नोलॉजी ले आते। तो और वो पॉलिसी एंड प्रोसीजर आईटी रिस्क बचाने के लिए वो एंटीवायरस वाले सारे के सारे सिस्टम बना देगी कि हर कंप्यूटर में एंटीवायरस होना चाहिए, हर कंप्यूटर पासवर्ड से ओपन होना चाहिए, इस तरह का। तो एंटरप्राइजेस एक बहुत बड़ा एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट बहुत बड़ा जाल एक तरीके से कि पूरी एंटरप्राइजेस में रिस्क मैनेज करता है, हर तरह की रिस्क को मैनेज करता है, पॉलिसी प्रोग्राम वगैरह बना देता है, उनका डिपार्टमेंट एक अलग हो जाता है। एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट इज फॉर्मल प्रोग्राम और फ्रेमवर्क फॉर इनेबलिंग रिस्क मैनेजमेंट। सेक्शन 134 बोलता है कंपनीज एक्ट का कि बोर्ड रिपोर्ट के अंदर बताओ कि ड्यूरिंग द ईयर क्या क्या चीजें आई है, एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट में आपने क्या क्या डेवलपमेंट करे हैं। इंक्लूड स्टेटमेंट रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी क्या क्या है कंपनी की और आपने उसमें क्या क्या आइडेंटिफिकेशन डेवलपमेंट वगैरह होगा पे वो करे, ठीक है। बोर्ड रिपोर्ट में कुल मिला के बताना है। फिर अब एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट इंटरनल कंट्रोल में क्या डिफरेंस है? भाई एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट और इंटरनल में डिफरेंस नहीं है। एंटरप्राइज मैनेजमेंट का क्या काम है? रिस्क को प्रिवेंट करना। इंटरनल कंट्रोल का क्या काम है? वो भी रिस्क को प्रिवेंट करता है, पर इंटरनल कंट्रोल छोटे लेवल पे, एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट बहुत बड़े लेवल पे, उसका एक छोटा सा पार्ट इंटरनल कंट्रोल भी है, इंटरनल ऑडिट भी है। सब चीजें एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट पे, जो जो चीजें रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क को मैनेजमेंट करते हैं अपन जिन जिन चीजों से, वो सब एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट के अंदर ही है। तो इंटरनल कंट्रोल एक सबसेट है, एक सबसेट है, वो छोटा है एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट से, वो अपोजिट नहीं है, वो दोनों इंटर रिलेटेड है, दोनों एक साथ है, दोनों सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो ईआर इंटरनल कंट्रोल इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ ईआरएम। ईआरएम नॉट रिप्लेस इंटरनल कंट्रोल, रिप्लेस नहीं कर रहा। स्कोप ऑफ ईआरएम इज ब्रॉडर, ईआरएम का स्कोप ब्रॉडर है, ईआरएम तो बड़ा है। और एक ये आ गया रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, ये मैंने चैप्टर 2 में ऑलरेडी करा दिया है, एक बार चलो वापस बताता हूँ। रिस्क असेस करने का प्रोसेस, रिस्क असेसमेंट प्रोसेस चैप्टर 2 में मैंने बताया था कि रिस्क को, चैप्टर 2 में या 3 में बताया था, जो भी था 3 में बताया था सॉरी। तो रिस्क असेस कैसे करते हैं, रिस्क असेसमेंट का एक प्रोसेस होता है। रिस्क असेसमेंट मैंने समझाया था, रिस्क असेस मतलब रिस्क को ढूंढना और कम करना, रिस्क को वैसे ढूंढना होता है, असेसमेंट रिस्क रिस्पॉन्स होता है कम करना। तो पर रिस्क असेसमेंट प्रोसेस हर ऑडिटर और मैनेजमेंट भी करता है वैसे तो रिस्क असेसमेंट, ये बात ध्यान रखना, मैनेजमेंट भी करता है। तो रिस्क असेस भी करता है। एज ऑडिटर एग्जांपल लूंगा, तो मैं ऑडिट करने जा रहा हूं, तो मैं असेस तो करूंगा ना कि इस एंटिटी की कहां रिस्क है, कहां रिस्क हो सकती है, मुझे असेस करना पड़ेगा, उस रिस्क को असेस करके फिर कम करना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले मेरा बिजनेस का ऑब्जेक्टिव देखूंगा, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मैं सबसे पहले क्या देखूंगा, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, फिर मैं देखूंगा क्या क्या रिस्क है जो मेरा वो ऑब्जेक्टिव अचीव करने से रोक रही है। मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या क्या रिस्क है, क्या क्या चीजें है जो मेरा बिजनेस ऑब्जेक्टिव अचीव करने से रोक रही है, मैं उन चीजों को मारूंगा। दो मैं मारूंगा कम, पहले मारूंगा बाद में। पहले मैं पहले मैं देखूंगा मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, फिर कौन कौन से थ्रेट है जो मेरा ऑब्जेक्टिव अचीव करने से मुझे रोकेंगे, उसको देखूंगा कि यार ये थ्रेट जो है वो कितने चांसेस है कि ये थ्रेट मेरे को रोक पाएंगे, कितना चांसेस है कि वो थ्रेट मेरे को रोक पाएंगे, क्या लाइक्लीहुड है उसको रोकने की। मुझे पता पड़ गया यार रोकने वाले हैं ये, मुझे तो रोक लेंगे मेरा ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए, फिर मैं उनको मारूंगा, फिर मैं उनको रिस्पॉन्स दूंगा, मारूंगा मतलब रिस्पॉन्स दूंगा, मैं उनको रिस्पॉन्स दूंगा। फिर बाद में बच्चे कुछ छोटे मोटे रिस्क बची होगी, चिंदी थोड़े बड़े मार उनको मार दिया, अब थोड़ा मोड़ा रेसिडुअल चीजें बची होगी उनको मैं इग्नोर कर दूंगा, थोड़ी बहुत रेसिडुअल होगी उसको असेस कर लूंगा कि ठीक है ना, इतना रेसिडुअल तो चलेगा, इतनी रिस्क तो चलेगा, असेस कर लूंगा। तो सबसे पहले बिजनेस ऑब्जेक्टिव मेरा डिफाइन करूंगा, मेरा बिजनेस ऑब्जेक्टिव क्या है और कौन कौन से इवेंट है जो मुझे मेरा बिजनेस ऑब्जेक्टिव अचीव करने में इफेक्ट कर सकते हैं, रोक सकते हैं, उसकी कितनी चांसेस है कि मुझे रोकेंगे, लाइक्लीहुड कितना है। तो मैं उनको अगर ज्यादा लाइक्लीहुड है तो उनको रिस्पॉन्ड दूंगा, मारूंगा, और जो बचा कुछ होगा उस रेसिडुअल को मैं असेस करूंगा। अब तो अब सबसे पहले जर्नल आईटी कंट्रोल, दो में टाइप ऑफ कंट्रोल अपन कौन कौन से होते हैं, इसके अंदर बहुत तरह के अलग अलग कंट्रोल होते हैं। हर कंट्रोल ऐसे बताऊं ना, ऐसे तो बहुत तरह के कंट्रोल होते हैं, पर कंट्रोल को बाइफिकेशन करने के लिए कुछ कुछ पार्ट बांट दिए, बाकी इनके अलावा भी बहुत कंट्रोल होते हैं अलग अलग तरह के, इन्होंने ग्रुपिंग बना दी एक दो तीन तरह की, जनरल कंट्रोल, एप्लीकेशन कंट्रोल और मैनुअल बेस्ड आईटी कंट्रोल। आईटी बेस्ड मैनुअल कंट्रोल, मैनुअल बेस्ड आईटी कंट्रोल होती है, दोनों सेम ही है। तो जनरल कंट्रोल, एप्लीकेशन कंट्रोल, और एक ये थर्ड भी, अरे भाई नीचे हो जा, और एक थर्ड एक आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल हो गया, ठीक है ना। तो बताता हूँ क्या क्या होता है। देखो
जनरल कंट्रोल क्या होता है, जनरल कंट्रोल और एप्लीकेशन कंट्रोल, पहले मैं दोनों को एक साथ नॉर्मल बता देता हूं कि भाई एक होता है एप्लीकेशन कंट्रोल। एप्लीकेशन कंट्रोल सर कैसे होता है, एप्लीकेशन कंट्रोल होता है कि आप जब सेफ ईआरपी चला रहे हो, आप जब सेफ ईआरपी या टैली चला रहे हो, तो मैंने उस पर एक स्टार्टिंग में पासवर्ड डाल दिया। जैसे आप ईआरपी या सेफ चलाओगे ना, तो आपको एक पासवर्ड डालना पड़ेगा। तो मैंने क्या करा, उस एप्लीकेशन पे एक कंट्रोल डाल दिया कि आप उसको अनऑथराइज्ड पर्सन एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो पासवर्ड किस पे डाला, मैंने सेफ और ईआरपी पे डाला। तो केवल एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए था, एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन पे कंट्रोल लगाया, एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन ही प्रोटेक्ट हो पाएगी उससे। सब कुछ पूरा पीसी प्रोटेक्ट नहीं हो रहा कि केवल पर्टिकुलर एक एप्लीकेशन ही। और यही ये तो एप्लीकेशन कंट्रोल था, यही पूरा का पूरा अगर मैं जनरल आईटी कंट्रोल देखूं तो केवल वो एप्लीकेशन पे डील नहीं करेगा, वो जनरल आईटी कंट्रोल है, वो पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन पे, आईटी में जितनी भी है, मतलब आईटी में पूरी ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी आईटी सिस्टम है सबको प्रोटेक्ट करेगा। मतलब मैंने जनरल आईटी पॉलिसीज ही ऐसी बना दी, जनरल आईटी पॉलिसीज ही ऐसी बना दी मैंने कि अब वो आईटी पॉलिसीज सबको प्रिवेंट करेगी। लाइक आईटी पॉलिसी बना दी कि हर जहां जहां कंप्यूटर रूम है, जहां जहां कंप्यूटर रूम में हर जगह एक कैमरा फिट होगा, हर जगह एक कैमरा फिट होगा, तो कैमरा फिट कर दिया। और जनरल आईटी कंट्रोल वो केवल सेफ ईआरपी को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा, वो उसके अलावा बाकी चीजों को भी प्रोटेक्ट कर रहा है। कंप्यूटर में जितनी भी चीजें या जितने भी आईटी सिस्टम है, आईटी का चाहे स्टोरेज पड़ा हो या पे कुछ भी पड़ा हो कहीं पे, सब कुछ जनरल आईटी में सबको प्रिवेंट कर रहा है। कैमरा लगा दिया मैंने, सिक्योरिटी सीसीटीवी कैमरा लगा दिया, तो ठीक है, तो वो जनरल आईटी कंट्रोल हो गया। जनरल आईटी पॉलिसीज, मैंने पॉलिसीज ऐसी बना दी कि मेरा पूरा का पूरा आईटी सिस्टम सुरक्षित रहेगा। मैंने बना दिया पॉलिसी में, कुछ भी बोल दिया कि ये बंदों के पास ये चीजों के राइट एंड एक्सेस होंगे, कि जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो केवल प्रोडक्शन वाली रिलेटेड एंट्रीज ही कर पाएंगे, उसके अलावा वो और कोई एंट्रीज एक्सेस भी नहीं कर पाएंगे। लाइक तुमने अगर एसएपी चलाया हो कभी, तो उसके अलग अलग मॉड्यूल होते हैं, एमएम मॉड्यूल, प्रोडक्शन मॉड्यूल, फीको मॉड्यूल। तो अगर एमएम मॉड्यूल प्रोडक्शन वाले डिपार्टमेंट को मैंने केवल एमएम मटेरियल मैनेजमेंट मॉड्यूल का ही एक्सेस दिया, बाकी वो एक्सेस कर ही नहीं पाएंगे। तो एक जनरल आईटी पॉलिसी बना दी मैंने कि ये इससे मेरा पॉलिसी ऐसी हो गई थी जिससे मेरी बाकी की आईटी रिस्क कम हो जाएगी। ठीक है, तो अलग अलग तरह की पॉलिसी बना दी। तो जनरल आईटी कंट्रोल किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन को प्रोटेक्ट नहीं करते, वो पूरी जनरल आईटी को सब पूरे को प्रोटेक्ट करेंगे। तो जनरल आईटी कंट्रोल रिलेट टू मैनी एप्लीकेशन, रिलेट टू मेनी एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन पे नहीं, वो सारी एप्लीकेशन पे एक साथ डील करते हैं। वो सपोर्ट करते हैं फंक्शनिंग ऑफ एप्लीकेशन कंट्रोल, एप्लीकेशन कंट्रोल की फंक्शनिंग को सपोर्ट करते हैं। वो डायरेक्टली एसएपी को नहीं प्रोटेक्ट करेंगे, पर मैंने सीसीटीवी लगा दिया तो वो कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करेगा, कंप्यूटर प्रोटेक्ट होगा तो एसएपी भी प्रोटेक्ट होगा। ठीक है ना, अगर मैंने कंप्यूटर सीसीटीवी लगा दिया, सीसीटीवी से हर कोई अनऑथराइज बंदा कंप्यूटर नहीं चलाएगा, कंप्यूटर अनऑथराइज बंदा नहीं चलाएगा तो ईआरपी भी हर कोई अनऑथराइज बंदा नहीं चला पाएगा। तो जनरल आईटी कंट्रोल ने फाइनली प्रोटेक्ट किसको करा, एप्लीकेशन कंट्रोल को प्रोटेक्ट करा है। ठीक है ना, तो क्या हो गया, ये एक तो बहुत सारी मैनी एप्लीकेशन से डील करते हैं, पर्टिकुलर एक एप्लीकेशन से नहीं, दे रिलेट टू मैनी एप्लीकेशन एंड सपोर्ट फंक्शनिंग ऑफ एप्लीकेशन कंट्रोल, एप्लीकेशन कंट्रोल की फंक्शनिंग को सपोर्ट करते हैं। ये इंटीग्रिटी ऑफ इंफॉर्मेशन बचाते हैं और सिक्योरिटी ऑफ डाटा मेंटेन करते हैं। ये अगर एप्लीकेशन कंट्रोल देखूं तो वो ऑटोमेटेड भी हो सकती है, मैनुअल भी हो सकती है। ठीक है, दोनों हो सकती है, एप्लीकेशन कंट्रोल ऑटोमेटेड मैनुअल कुछ भी हो सकता है। ऑपरेटेड बिजनेस प्रोसेस लेवल, बिजनेस प्रोसेस लेवल मतलब एक छोटे प्रोसेस लेवल पे एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन से डील करता है, वो पर्टिकुलर प्रोसेस लेवल पे डील करता है ये। तो बोथ ये ऑटोमेटेड भी हो सकता है और मैनुअल भी हो सकता है, इस ध्यान रखना, ऑटोमेटेड और मैनुअल दोनों हो सकते हैं। एप्लीकेशन कंट्रोल इंक्लूड ऑटोमेटेड एंड मैनुअल कंट्रोल, ऑपरेटेड बिजनेस प्रोसेस लेवल, ऑपरेटेड बिजनेस प्रोसेस लेवल, लोअर लेवल बिजनेस प्रोसेस लेवल पे प्रोटेक्ट करता है ये ऑपरेटेड बिजनेस प्रोसेस लेवल। वो रिस्क को प्रिवेंट भी करेंगे, डिटेक्ट भी करेंगे, और रिस्क को प्रिवेंट भी करेंगे, डिटेक्ट भी करेंगे। दे आर एम्बेडेड इनटू आईटी एप्लीकेशन, दे आर एम्बेडेड इनटू आईटी एप्लीकेशन, आईटी एप्लीकेशन में वो एम्बेड करे होते हैं, आईटी एप्लीकेशन पे पासवर्ड लगा हुआ होता है। तो ठीक है, जनरल आईटी कंट्रोल रिलेट टू मैनी एप्लीकेशन, दे प्रोटेक्ट द इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ डेटा। सिमिलरली एप्लीकेशन कंट्रोल वो मैनुअल भी होते हैं, ऑटोमेटेड भी होते हैं, और एक बिजनेस प्रोसेस लेवल पे डील करते हैं। प्रिवेंटिव डिटेक्टिव दोनों होते हैं, एम्बेड होता है आईटी एप्लीकेशन में। दोनों के एग्जांपल क्या है सर, सबसे पहले एप्लीकेशन कंट्रोल का एग्जांपल देखूंगा मैं, ले एमआरएस, इसका एग्जांपल क्या होगा, ले एमआरएस, ले एमआरएस, ले एमआरएस, ले एमआरएस, ले एमआरएस। एमआरएस कंपनी है तो एमआरएस कंपनी का एप्लीकेशन कंट्रोल अच्छा है। ले एमआरएस तेरा एप्लीकेशन कंट्रोल अच्छा है, एक सर्टिफिकेट दे दिया मैंने उसको बना के ऑडिटर ने, ले एमआरएस तेरा एप्लीकेशन कंट्रोल अच्छा है, ले एमआरएस तेरा एप्लीकेशन कंट्रोल अच्छा है, ले एमआरएस तेरा एप्लीकेशन कंट्रोल अच्छा है, ले एमआरएस तेरा एप्लीकेशन कंट्रोल अच्छा है। एल से लिमिट चेक, ई से एडिट चेक, ले एमआर एल ई एमआरएस, लिमिट चेक, एडिट चेक, मैंडेटरी चेक, रीजनेबल चेक, रीजनेबलनेस चेक और सीक्वेंस चेक। मतलब तुमको, मेरे को लगता है कि पता होगा, अगर तुम ये सिस्टम में पढ़ के आए हो, आईटी या सिस्टम जो भी थी तुम्हारे, तो लिमिट चेक मतलब अगर बता दूं कि अगर वहां पे मैंने लिखा है कि पैन नंबर होता है, पैन नंबर की जो डिजिट होता है, अगर मैंने कहीं पे डाल रखा है फील्ड कि पैन नंबर यहाँ पे इंसर्ट करो, तो पैन नंबर 9 नंबर का होता है, पैन नंबर क्या होता है, 9 नंबर का होता है, 9 नंबर का होता है। अगर पेन नंबर 9 नंबर से अगर किसी ने कम ज्यादा इंफॉर्मेशन डाली तो लिमिट चेक में मना कर देगा कि नहीं 8 नंबर का ये, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा डाटा, 10 नंबर का एक्सेप्ट नहीं करेगा डाटा। एडिट चेक मतलब वैलिडेशन इनपुट डाटा चेक है, वो एडिट चेक एक बार इंफॉर्मेशन डालने के बाद चाहे एडिट नहीं करने देगा। मैंडेटरी डाटा फील्ड कि आपने कोई इंफॉर्मेशन फॉर्म के अंदर छोड़ दी तो वो मना कर देगा, फॉर्म फिलअप नहीं करने देगा, सबमिट नहीं करने देगा, कि वो मैंडेटरी। रीजनेबलनेस चेक के अंदर पेन की जो की का मोबाइल नंबर होते हैं वो केवल न्यूमेरिकल डिजिट में होने चाहिए, न्यूमेरिकल डिजिट में होना चाहिए। अगर आपने वहाँ पे कोई भी अल्फाबेटिकल फिगर यूज ले लिया तो रीजनेबलनेस चेक कर लेगा कि नहीं ये गलत है, मोबाइल नंबर ये है ही नहीं।
सीक्वेंस चेक मतलब सीक्वेंस होना चाहिए, तो ये नॉर्मल चेक होते हैं, ले एमआरएस लिमिट चेक, एडिट चेक, मैंडेटरी चेक, रिचुअल चेक, सीक्वेंस चेक, ठीक है। जनरल आईटी कंट्रोल, जनरल आईटी कंट्रोल को एग्जांपल याद करने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, तुमको क्या करना है, बस तुमको कंप्यूटर चला के इंटरनेट एक्सेस करना है, तुमको क्या करना है, कंप्यूटर चला के इंटरनेट एक्सेस करना है। तो अगर तुमको कंप्यूटर चलाना है, सबसे पहले तुम क्या करोगे, सबसे पहले टर्न करोगे कंप्यूटर को, टर्न ऑन करोगे कंप्यूटर का, वो सीपीयू का बटन दबाया तुमने, या फिर जो लैपटॉप है तो लैपटॉप का बटन दबाया तुमने, जैसे उंगली करी वहां पे, उसके बाद उसने पासवर्ड मांगे, जैसे उसने उंगली करी, बटन दबाया, उसमें उंगली करी आंगली, फिर उसके बाद उसने पासवर्ड मांगे, तो तुमने वो उस उंगली करते पहले पासवर्ड मांगे, तो फिर तुम्हारा विंडोज का साइन नहीं आता, चलता है विंडोज एक्सपी याद करो किसने चलाया हो तो, या 7 भी आता होगा, 10 के अंदर तो फटाफट हो जाता है, आजकल नहीं पता, ठीक है। तो उसके अंदर एक विंडोज का साइन आता है, टून टून टून, वो एक रिंगटोन आती है, तो तुमने जैसे ही पासवर्ड डाला, उसके बाद टर्न ऑन करा कंप्यूटर, पासवर्ड डाला, उसके बाद वो विंडोज का साइन आया, विंडोज का साइन आया, उसके बाद तुमने गूगल क्रोम और इंटरनेट एक्सप्लोरर चलाया, मतलब कोई एप्लीकेशन चलाई इंटरनेट सर्फ करने के लिए, तुमने एप्लीकेशन चलाई इंटरनेट सर्फ करने के लिए। अब वो ट्रिक देखो तुमने, जो मैंने तुमको बोली अभी, वो जो समझाया, टर्न करा कंप्यूटर, पासवर्ड मैंने डाला, मतलब एक्सेस सिक्योरिटी, मैंने पासवर्ड डाला, पासवर्ड क्या था, वो एक एक्सेस सिक्योरिटी था, वो जो पासवर्ड था वो एक्सेस सिक्योरिटी था, पासवर्ड क्या था, एक्सेस सिक्योरिटी था, उसको एक्सेस करने के लिए तुमको एक पासवर्ड डालना पड़ा, उसके लिए सिक्योरिटी थी। फिर विंडोज का साइन आया, विंडोज क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, विंडोज क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो जनरल आईटी कंट्रोल किससे डील करता है, कि सिस्टम कंट्रोल, जो भी तुम सिस्टम का सॉफ्टवेयर लोगे, तो वो उसका एक्विजिशन, चेंज और मेंटेनेंस, सिस्टम सॉफ्टवेयर को एक्वायर करने के टाइम पे मुझे कंट्रोल लगाने, मतलब अच्छा होना चाहिए सिस्टम, हर कोई सा गंदा सिस्टम नहीं ले लूंगा, पायरेटेड सिस्टम ले लिया तो मेरा डाटा लीक हो सकता है, चेंज कर रहा हूं तो भी अच्छा करना पड़ेगा, मेंटेन रखना पड़ेगा मुझे उसको, तो उसके बारे में तो मैंने पासवर्ड डाला, विंडोज का साइन आया, विंडोज मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर, क्रोम चलाया या इंटरनेट एक्सप्लोरर चलाया, क्रोम चलाया इंटरनेट एक्सप्लोरर चलाया, क्रोम क्या होता है, प्रोग्राम, इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या होता है, एप्लीकेशन, मतलब दोनों यार मेरे को पता नहीं, आईटी वालों को पता होगा सिस्टम की एप्लीकेशन प्रोग्राम में क्या डिफरेंस होता है, वो तुम जानो, ठीक है, वो आईटी के अंदर तुम पढ़ के आए होंगे, पर ये एक तरह से क्रोम और इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है, एप्लीकेशन और प्रोग्राम, एप्लीकेशन और प्रोग्राम। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर एक्विजिशन चेंज मेंटेनेंस, एप्लीकेशन ये तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का था, अब यहाँ पे एप्लीकेशन का भी सिस्टम एक्विजिशन डेवलपमेंट मेंटेनेंस, ये सेम तरह की चीज आ गई, फिर प्रोग्राम का भी चेंज, प्रोग्राम का भी चेंज, तो ये हो गया एप्लीकेशन और प्रोग्राम। फिर उसके बाद मैंने इंटरनेट सर्व करा, इंटरनेट सर्व करा, इंटरनेट मतलब नेटवर्क, नेटवर्क ऑपरेशन, डाटा सेंटर है, नेटवर्क ऑपरेशन, ठीक है। जनरल आईटी कंट्रोल को अपन परवेसिव कंट्रोल भी कहते हैं और इनडायरेक्ट कंट्रोल भी कहते हैं, मैंने तुमको पहले ही बता दिया था, वो एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन डील नहीं करा, वो ऐसे परवेसिव ऐसे होल डील करा है, तो परवेसिव कंट्रोल भी है और इनडायरेक्ट कंट्रोल भी है, क्योंकि वो डायरेक्टली एप्लीकेशन को प्रोटेक्ट नहीं करा, इनडायरेक्टली प्रोटेक्ट कर रहा है एप्लीकेशंस को। अब सर आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल क्या होता है, कुछ ही नहीं होता भाई, आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल कोई भी ऐसा कंट्रोल जो जो होता तो असली में मैनुअल है, पर वो इंफॉर्मेशन सिस्टम की कोई रिपोर्ट यूज लेता है, इंफॉर्मेशन सिस्टम की थोड़ी सी मदद लेता है, इंफॉर्मेशन सिस्टम की थोड़ी सी मदद ली और बाकी वो मैनुअली होता है। इसका एग्जांपल क्या होगा कि इंफॉर्मेशन सिस्टम की थोड़ी सी मदद लेके बाकी मैनुअल कंट्रोल ही होगा, वो उसका एग्जांपल होगा जब मेरे को डेटर पे एजिंग बनानी है, एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस का प्रोविजन बनाना है डेटर पे, या इन्वेंट्री पे स्लो मूविंग इन्वेंट्री का प्रोविजन बनाना है, तो मेरे सबसे पहले सिस्टम निकालेगा उसकी इन्वेंट्री की एजिंग या फिर डेटर की एजिंग, सिस्टम ने बनाई, वो एजिंग किसने बनाई, सिस्टम ने बनाई, तो मैंने सिस्टम से वो एजिंग निकाली, तो वो कंट्रोल क्या था, वो तो एक तो सिस्टम को मैंने यूज दिया क्योंकि एजिंग वगैरह तो सिस्टम ही बता रहा है, तो वो रिपोर्ट जो मैंने निकाली, वो रिपोर्ट तो मैंने सिस्टम से निकाली, पर जो मैंने प्रोविजन कैलकुलेट करा, प्रोविजन अपने हाथों से कैलकुलेट करा, प्रोविजन अपने हाथों से कैलकुलेट करा, तो वो हो गया आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल, आईटी पे डिपेंड हूं मैं। तो मैनुअल कंट्रोल मेक यूज ऑफ सम रिपोर्ट प्रोड्यूस बाय आईटी सिस्टम। जनरल आईटी और एप्लीकेशन कंट्रोल में क्या डिफरेंस होता है, पहले ही बता दिया भाई, दोनों के दोनों इंटर रिलेटेड होते हैं। जनरल आईटी कंट्रोल सपोर्ट करता है एप्लीकेशन कंट्रोल को, जनरल आईटी कंट्रोल सपोर्ट करता है एप्लीकेशन कंट्रोल को, दोनों इंटर रिलेटेड है, सब्स्टिट्यूट नहीं है, दोनों इंटर रिलेटेड है। जनरल आईटी कंट्रोल सपोर्ट करता है एप्लीकेशन कंट्रोल, कैसे करता है मैंने तुमको एग्जांपल के साथ बताया था वो, और दोनों के दोनों नीड होते हैं, दोनों के दोनों नीडेड है, दोनों के दोनों रिक्वायर है इन्फॉर्मेशन करेक्ट और एक्यूरेट प्रोसेस करने के लिए, दोनों के दोनों रिक्वायर है, केवल एक सब्स्टिट्यूट एक से काम नहीं चलेगा, दोनों के दोनों आपको रखने पड़ेंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ये जो मैंने तुमको बताया था ना एग्जांपल, वो एक दो एग्जांपल वो सब सेट हो जाएंगे, जैसे इन्वेंट्री एजिंग वाला, ये वही है, मैं वो आईटी डिपेंडेंट मैनुअल कंट्रोल, ये उसके एग्जांपल तुम्हारे यहाँ से पढ़ोगे ना तो सारे सेट हो जाएंगे, जो मैंने तुमको बोला वो चीजें इधर। अब सर ये क्या हो गया, मैंने कहा था कंट्रोल को इन गधों ने अलग अलग तरीके से बांटे हुए, ऐसे बांटना चाहो ना तो तुमने शायद अगर ईआईएस पढ़ी हो, ईआईएस के अंदर चैप्टर नंबर 3 था, कंट्रोल को हजारों तरीके से बांट रखा था, ये कंट्रोल ये कंट्रोल ये कंट्रोल ये कंट्रोल, तो ऐसे इन लोगों ने भी कुछ कंट्रोल बांट दिए। तो सर ये क्या कंट्रोल है बेटा, कुछ कुछ कंट्रोल तो सेम है, कुछ कुछ कंट्रोल अलग है, बस इन्होंने कंट्रोल को बाइफिकेशन करने के थोड़े थोड़े अपने मेथड बदल दिए। तो इवेल्युएट करना रिस्क एंड कंट्रोल एट एंटिटी लेवल एंड प्रोसेस लेवल, मेरे को इवेल्युएट करना है, मेरे को इवेल्युएट करना है एज एन ऑडिटर, मुझे इवेल्युएट करना है कि क्या क्या रिस्क और कंट्रोल हो सकते हैं एंटिटी लेवल कंट्रोल पे और प्रोसेस लेवल कंट्रोल पे, एंटिटी लेवल कंट्रोल पे और एक प्रोसेस लेवल कंट्रोल पे। प्रोसेस लेवल मतलब छोटा, एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन वगैरह रिलेटेड एक छोटा प्रोसेस लेवल पे, कि केवल परचेस पेबल पे क्या रिस्क हो सकती है, केवल फिक्स एसेट पे क्या रिस्क हो सकती है, एक प्रोसेस पे, स्पेसिफिक प्रोसेस पे रिस्क और कंट्रोल मुझे इवेल्युएट करना है। और एक एंटिटी लेवल कंट्रोल, जैसे एंटिटी की पूरी पॉलिसी खराब है, एज एन एंटिटी पूरी की पूरी
पूरी पॉलिसी एंटिटी की आईटी पॉलिसी में कोई रिस्क एंड कंट्रोल है तो मुझे वो पूरा एज एन एंटिटी पूरी पूरी पॉलिसी भी इवेल्युएट करनी पड़ेगी। तो एंटिटी लेवल रिस्क एंड कंट्रोल वो ही सेम जो जनरल आईटी कंट्रोल पर पढ़ा था ना, ये उसी टाइप का है। और ये केवल एक छोटी सी एप्लीकेशन पे डील नहीं करता, इट ऑपरेट अक्रॉस कंपनी एट ऑल लेवल, इट ऑपरेट अक्रॉस एंटिटी अक्रॉस एंटिटी एट ऑल लेवल, इट ऑपरेट अक्रॉस एंटिटी एट ऑल लेवल, राइट। लाइक जनरल कंट्रोल था, वो भी एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन से डील नहीं करता था, इट डील विद टू मेनी एप्लीकेशन, ठीक है। सेम ये भी वैसे ही अक्रॉस एट कंपनी एट ऑल लेवल, ये भी परवेसिव कंट्रोल होता है, यही भी परवेसिव कंट्रोल है। सेम टाइप की कंट्रोल है, बस मेथड बाइफिकेशन होना अलग अलग तरीके से कर रखा है, कुछ कुछ डिफरेंस है, छोटा सा, छोड़ो उसको। तो एट ऑल लेवल, ऑपरेट अक्रॉस द एंटिटी एट ऑल लेवल, ये भी परवेसिव कंट्रोल होता है। इसके दो पार्ट होते हैं, अभी अपनाएंगे। और सर ये प्रोसेस लेवल क्या होता है, जो मैंने तुमको बोला था, एक स्पेसिफिक बिजनेस प्रोसेस की रिस्क वगैरह ढूंढना और कंट्रोल ढूंढना। तो अब भाई बताओ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेवल एंटिटी कंट्रोल में क्या डिफरेंस है। मतलब अब ये एक जो है गया ना एंटिटी लेवल कंट्रोल, एंटिटी लेवल कंट्रोल में दो होते हैं कंट्रोल, एक तो डायरेक्ट एंटिटी लेवल कंट्रोल और एक इनडायरेक्ट एंटिटी लेवल कंट्रोल। डायरेक्ट एंटिटी लेवल कंट्रोल वही जो डायरेक्टली किसी चीज को प्रोटेक्ट कर रहा है, डायरेक्टली किसी चीज को प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है। डायरेक्टली किसी चीज को अपन ने कंट्रोल लगा रखा है, इनडायरेक्टली वो इनडायरेक्टली प्रोटेक्ट कर रहा है, इनडायरेक्टली आपकी इफिशिएंट फंक्शनिंग को आपको सपोर्ट कर रहा है इनडायरेक्टली। सर एग्जांपल देके बताओ कि कैसे आप जो बात कर रहे हो। भाई मैंने समझो एक इंटरनल ऑडिट प्रोसेस लगा दिया या परफॉर्मेंस रिव्यू का प्रोसेस लगा दिया, मैंने बोला कि मैंने एक कंट्रोल लगा दिया हर वीकली हर क्वार्टरली, मेरा एक कंट्रोल है कि हर वीकली हर क्वार्टरली आपके जितनी भी परफॉर्मेंस है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की या जो भी डिपार्टमेंट की, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट किसी भी डिपार्टमेंट की, वो सब कुछ मैं परफॉर्मेंस रिव्यू करूंगा। मैं अकेला सीएफओ कंपनी का, मैं आपकी सारी की सारी परफॉर्मेंस रिव्यू करूंगा, सारी की सारी परफॉर्मेंस रिव्यू करूंगा। तो उससे खौफ रहेगा सामने वाले बंदों में, कोई भी मैनिपुलेशन नहीं करेंगे, टारगेट ज्यादा से ज्यादा अचीव करने की कोशिश करेंगे वो। तो मैंने एक कंट्रोल लगा दिया कि सामने कोई भी मैनिपुलेशन ना हो और काम वो अच्छे से करे। तो मेरा वो परफॉर्मेंस, वो जो मैंने डायरेक्ट कंट्रोल लगाया कि मैं डायरेक्टली उसको डील करूंगा, वो डायरेक्टली मैं उनको डांटूंगा करूंगा कि रिव्यू करते हुए डांटूंगा उनको कि कुछ भी गलत हुआ तो वो डायरेक्ट कंट्रोल हो गया, डायरेक्ट उनको इंपैक्ट करेगा, डायरेक्ट कंट्रोल हो गया परफॉर्मेंस रिव्यू वाला कि मैं हर टाइम की बेसिस से आपकी परफॉर्मेंस रिव्यू करूंगा। ये मेरा कंट्रोल हो गया। क्वार्टरली मैंने लगा दिया कि हर क्वार्टर में आपकी परफॉर्मेंस में रिव्यू करूंगा। यही इनडायरेक्ट कंट्रोल, अगर मैं बात करूं इनडायरेक्ट कंट्रोल की, तो इनडायरेक्ट कंट्रोल में हो गया कि जो बंदा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड है या उनके जो एम्प्लॉई है, मैंने उनकी ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी इतनी अच्छी बना दी, मैंने डायरेक्टली उनको कुछ नहीं बोला, डायरेक्टली कुछ नहीं करा, मैंने एक इनडायरेक्टली पॉलिसी इतनी बना दी कि आप जितना प्रोडक्शन करोगे आपको उन प्रोडक्शन के बेसिस पे आपको इंसेंटिव दूंगा। आप जितना प्रोडक्शन करोगे आपको उस प्रोडक्शन के बेसिस पे इंसेंटिव करूंगा। आपने अगर 1 लाख का प्रोडक्शन करा तो 20,000 रुपए आपके होंगे, उसमें से 20,000 रुपए आपके होंगे। कंपनी को अगर 10 लाख का प्रॉफिट हुआ तो 2 लाख रुपए आपके होंगे। उस हिसाब से मैंने प्रोडक्शन बना दिया, तो ऑटोमेटिक बंदा मोटिवेट हो रहा है। वो एक मेरा इनडायरेक्ट कंट्रोल हो गया। वो जो पॉलिसी बनाई मैंने, वो पॉलिसी भी कंट्रोल की तरह काम कर गई कि अब बंदा खुद मोटिवेट होगा, अच्छे से खुद अच्छे से काम करेगा। तो ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट कंट्रोल। अगर यही मैं गलत कर देता वो सब, तो बंदों को कोई काम करने का मोटिवेशन ना होता। अब ये देखो एग्जाम्पल से देखो, तुम तो वही परफॉर्मेंस रिव्यू लगा दिया मैंने हर टाइम टू टाइम बेसिस पे, या इंटरनल ऑडिट वगैरह लगा दिया कंट्रोल को इवेल्युएट करने के लिए, इंटरनल फंक्शन लगा दिया जो डायरेक्टली इंपैक्ट करेगा, डायरेक्टली एंटिटी के कंट्रोल को चेक करेगा। इनडायरेक्ट एंटिटी कंट्रोल, कोड ऑफ कंडक्ट मैंने कंपनी का ऐसा बना दिया, पॉलिसी बहुत अच्छी अच्छी बना दी, ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी अच्छी बना दी, एम्प्लॉय का जॉब एंड रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अच्छी अच्छी बना दी, जो सबको अच्छा अच्छा, जिनको जो मनपसंद का काम चाहिए था वो दे दिया। तो वो इनडायरेक्ट एंटिटी लेवल कंट्रोल की तरह काम कर रहा है, इनडायरेक्ट कंट्रोल बन गया वो भी मेरा। This operate at higher level than business activity and transaction level. एक पर्टिकुलर बिजनेस एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन लेवल है, ये उनके ऊपर डील करता है। पर्टिकुलर बिजनेस एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन लेवल पे डील करता है ये। और ये जो है ये कोई स्पेसिफिक बिजनेस प्रोसेस और ट्रांजेक्शन पे डील नहीं करता, ये तो स्पेसिफिक बिजनेस प्रोसेस और ट्रांजेक्शन पे डील करता है। वही सेम चीज हो गई, एप्लीकेशन और जनरल आईटी कंट्रोल जैसा डिफरेंस था, वही सेम चीज हो गई इधर। तो ये पर्टिकुलर बिजनेस प्रोसेस और ट्रांजेक्शन पे डील करता है किसी एक पे, और ये इनडायरेक्टली ये बिजनेस प्रोसेस और सॉरी ये डील करता है स्पेसिफिक बिजनेस ट्रांजेक्शन बिजनेस प्रोसेस और ट्रांजेक्शन पे। ये किसी स्पेसिफिक बिजनेस प्रोसेस और ट्रांजेक्शन पे डील नहीं करता, ये ओवरऑल डील करता है, ठीक है। परफॉर्मेंस रिव्यू और इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल बाय इंटरनल ऑडिट, यहाँ पे जो कोड ऑफ कंडक्ट और ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी और एम्प्लॉय पॉलिसी दोनों सेम पॉइंट हो गए, ठीक है। तो ये इसके अंदर देखो, ये ऐसे एक बात बताऊं तुमको, ये था आईसीआई का इलस्ट्रेशन। ये क्या था, आईसीआई का इलस्ट्रेशन। जो आईसीआई ने जुलाई 21 के अंदर पूछ लिया था, एग्जाम के अंदर जुलाई 21 में पूछ लिया था। मतलब बच्चों ने सबको इग्नोर करा था, जितने भी ऑथर थे सबने अपनी बुक्स के अंदर इग्नोर करा था इस क्वेश्चन को, कि मतलब इलस्ट्रेशन को।
तो मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि तुमको जितने भी इलस्ट्रेशन है वो अच्छे से कवर करने हैं। हालांकि तुम अगर मेरी बुक से पढ़ रहे हो तो मैंने आईसीए के सारे इलस्ट्रेशन कवर करे हैं। रीजन बिंग, जब मैं पढ़ाई करता था, जब मैं तुम्हारे से छोटा मोटा बच्चा था, मैं जब भी करता था तो ये वाला जो क्वेश्चन था मेरे को, तो जब जुलाई 21 में आया था तब भी मैंने पूरे के पूरे मार्क्स आए थे इस क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि मैं जब भी पढ़ के गया था ये वाला क्वेश्चन को, मुझे पता था आईसीए का पे इलस्ट्रेशन का क्वेश्चन दे दिया आईसीए ने तो वो इंपॉर्टेंट बन चुका है। तो मैंने तो अपनी जो बुक बनाई है उसके अंदर आईसीए के इलस्ट्रेशन और क्वेश्चन सारे रखे हैं। ठीक है, तो अब देखो, तुम एज एन ऑडिटर कैसे इवेल्युएट करोगे विसल ब्लोअर पॉलिसी को। विसल ब्लोअर पॉलिसी तुमको पता होगी, मैं नहीं बताऊंगा क्या होती है, तुमको पता होगी। तो विसल ब्लोअर पॉलिसी भी एक एंटीटेरियल कंट्रोल होता है, एक कंट्रोल ही हो गया ना वो। कोई भी फ्रॉड वगैरह हो तो उसको रोकने के लिए, कि अगर उनको डर रहेगा फ्रॉड वगैरह करने वालों को कि अगर कोई भी फ्रॉड हुआ, किसी ने विसल ब्लो कर दी, मतलब विसल ब्लो रिपोर्ट कर दिया तो दिक्कत हो जाएगा, तो ये भी एक तरह से कंट्रोल हो गया। तो एज एन ऑडिटर तुम कैसे, तुम्हारा क्या क्या प्रोसेस रहेगा विसल ब्लोअर प्रोसेस को समझने का, अंडरस्टैंड करने का और उसको इवेल्युएट करने का कि वो सही तो चल रहा है ना, और सबको पता तो है ना विसल ब्लोअर कैसा होता है। तो सबसे पहले मैं एज एन ऑडिटर मैं देखूंगा कि किस कंपनी में विसल ब्लोअर है क्या, क्या इस कंपनी में विसल ब्लोअर है क्या, और अगर है तो मेरा ऐसे 230 बोलता है कि आप जो भी चीज है तो उसको डॉक्यूमेंट करो। एक है हवा में नहीं चलता है, उसका डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर है क्या, ऑथोराइज है क्या वो प्रॉपर, उसका डॉक्यूमेंटेशन है क्या वो प्रॉपर ऑथोराइज है क्या, ये बोलता है वो। तो डू द कंपनी हैव विसल ब्लोअर पॉलिसी, क्या कंपनी में विसल ब्लोअर पॉलिसी है क्या, क्या कंपनी में विसल ब्लोअर पॉलिसी है क्या, और अगर है तो क्या उसको प्रॉपर्ली ऑथराइज एंड डॉक्यूमेंटेड है क्या। और आधे लोगों को तो विसल ब्लोअर पॉलिसी मतलब पता ही नहीं है कंपनी के अंदर, भाई जो लेबर क्लास बंदे उसको तो पता ही नहीं है विसल ब्लोअर पॉलिसी क्या है। तो भाई कंपनी को समझाना है उनको, कंपनी को क्या करना है, कम्युनिकेट करना है उनको, उनको समझाना है, अंडरस्टैंड करना है, उनको ट्रेनिंग देनी है कि विसल ब्लोअर पॉलिसी ऐसी ऐसी होती है। कम्युनिकेट करो, समझाओ, ट्रेनिंग दो, कम्युनिकेट करो, समझाओ, ट्रेनिंग दो कि विसल ब्लोअर पॉलिसी ऐसी ऐसी होती है। उसके बाद फाइनली जब आपने समझा सब कुछ कर दिया तो फाइनली आपको देखना है ऑडिटर को कि क्या कंपनी उसकी इफेक्टिवनेस कर रही है क्या, इफेक्टिवनेस चेक कर रही है क्या विसल ब्लोअर पॉलिसी। विसल ब्लोअर पॉलिसी है तो सही, पर क्या सही से काम कर रही है क्या, इफेक्टिव है क्या विसल ब्लोअर पॉलिसी, वो चेक करनी है। और अगर कभी भी किसी ने विसल ब्लोअर रिपोर्ट करी तो कंपनी उससे कैसे डील करती है, कंपनी उससे कैसे डील करती है, पूरा का पूरा प्रोसेस हो गया ना ये। तो बस वही, क्या कंपनी में विसल ब्लोअर पॉलिसी एग्जिस्ट करती है क्या, अगर है तो डॉक्यूमेंटेड प्रॉपर है, डॉक्यूमेंटेड एंड अप्रूव्ड है ना, और सारे एम्प्लॉय को कम्युनिकेट कर दी, उनको समझा दी और उनको ट्रेनिंग दे दी, सारे एम्प्लॉय को कम्युनिकेट कर दी, अंडरस्टैंड कर दी, समझा दी, और उसकी मॉनिटर करते हैं इफेक्टिवनेस एंड डील विद द डेविएशन, मॉनिटर करता है इफेक्टिवनेस, और अगर कोई भी नॉन कंप्लाइंस हुआ तो उसका डेविएशन डील करता है, सॉरी डेविएशन नॉन कंप्लाइंस से कैसे डील करती है। ओके, डाटा एनालिटिक्स एग्जाम्पल वो सर्कमस्टेंसेस, ठीक है, ये तो एक क्वेश्चन सेम है, यहाँ पे डाटा एनालिटिक्स का डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो भाई डाटा एनालिटिक्स क्या होती है, तुमने वापस मैं बोल रहा हूँ, अगर तुमने ईआईएसएम पढ़ी है बचपन के अंदर, बचपन के अंदर मतलब ऑफ कोर्स आईपीसीसी के अंदर अगर तुमने ईआईएसएम पढ़ी है, क्या था वो ईआईएस की फुल फॉर्म क्या थी, इन्फॉर्मेशन सिस्टम तो थी, इसे क्या थी, एंटरप्राइज, एंटरप्राइज इन्फॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, तुमने वो अगर पढ़ी है तो तुमको जानते होंगे डाटा एनालिटिक्स क्या होता है। अरे सर उस वक्त भी नहीं जानते थे, अब क्या जानेंगे, तो चलो मैं बता देता हूं। डाटा एनालिटिक्स मतलब कोई ऐसा सॉफ्टवेयर, कोई ऐसी टेक्निक्स जो बिल्कुल जो रो डाटा होता है, बिल्कुल रो डाटा, गंदा डाटा, बिखरा हुआ डाटा, रो डाटा समझते हो ना, गंदा बिखरा हुआ, कोई इन्फॉर्मेशन यूजफुल नहीं है उसमें, कुछ भी यूजफुल नहीं लग रहा, तो रो डाटा को अच्छी इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देना, उस रो डाटा को अच्छी इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देना, जो जो उसमें रिलेवेंट चीजें हैं उसको अच्छे से इंफॉर्मेशन को बना के, उस रो डाटा को अच्छे से इंफॉर्मेशन बनाओ और उसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर दो। तो प्रिपेयरिंग ए मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम रो सिस्टम, प्रिपेयरिंग ए मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम रो सिस्टम डाटा, रो सिस्टम डाटा से एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन डिराइव कर लेना। कार्ट क्या होता है सर, जो डाटा एनालिटिक्स है उसको काम करने के लिए जो सॉफ्टवेयर आता है काम, उसको कार्ट कहते हैं एक तरह से। कार्ट इज कंप्यूटराइज असिस्टेड ऑडिट टेक्निक, जो डाटा एनालिटिक्स मेथड यूज लेते हैं अपन ऑडिट के अंदर, अपन ये करते हैं, वो एक सॉफ्टवेयर हो गया। ऑडिट के अंदर अपन जो डाटा एनालिटिक्स यूज करते हैं वो कार्ट होता है। तो एज एन ऑडिटर मेरे को डाटा एनालिटिक्स यूज करना होगा ना, मेरे पास बहुत सारे के डाटा, क्लाइंट के बहुत सारे अलग अलग बिखरे हुए डाटा होंगे, बहुत सारे तरह के लेजर डंप वगैरह होंगे, वो तो सब कुछ बिखरे हुए। अब मुझे कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह चाहिए होंगे उस रो डाटा को मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन बनाने के लिए, लाइक एमएस एक्सेल एंड सॉफ्टवेयर इज आल्सो वन ऑफ देम, उसको भी अपन मिनी डाटा एनालिटिक्स कार्ट बोल सकते हैं। ठीक है, तो सर अब आप बताओ कि एप्लीकेशन क्या होती है डाटा एनालिटिक्स की, डाटा एनालिटिक्स का क्या क्या यूजेस है, क्या क्या एप्लीकेशन है। तो अगर मैं तुमको सबसे पहले बताऊं तो वो फ्रॉड रिस्क असेस कर देता है। डाटा एनालिटिक्स में डाटा पहले रो डाटा था, बिल्कुल कच्चा कच्चा सुगड़ा सुगड़ा डाटा, अब मैंने उसको एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर लिया, तो मैं फ्रॉड रिस्क असेस कर सकता हूं, कहां का फ्रॉड हो सकता है। नॉन स्टैंडर्ड जर्नल एंट्री है, मैं वो असेस कर सकता हूं कि नॉन स्टैंडर्ड जर्नल एंट्री क्या क्या हो गई। प्रिलिमिनरी एनालिटिक्स मेरे को पता पड़ जाएंगे कि एनालिटिक्स समझते हो ना, तो प्रिलिमिनरी मुझे ओवरव्यू पता पड़ जाएगा एनालिटिक्स का, रिस्क को मैं असेस कर पाऊंगा मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन से, मैं कंट्रोल की टेस्टिंग भी कर पाऊंगा और उसमें कोई डेफिशिएंसी है तो वो इवेल्युएट भी कर पाऊंगा अगर मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन मुझे मिल गई तो।
तो भाई अब मेरे को याद, सर ये तो हो गया, अब मेरे को याद कराओ, ये इससे तो हो गया, ऐसे क्या होगा, समझाते तो सारे टीचर है, सब लोग समझाते, समझ तो मैं भी सकता था, अब मैं आपको याद कराओ। तो भाई इसको याद करने की ट्रिक होगी, अगर फ्रॉड जेबी मिली, अगर फ्रॉड जेबी मिली, तुम ऑडिट कर रहे हो, अगर तुमको कहीं भी एक फ्रॉड जर्नल स्टैंडर्ड जर्नल वाउचर मिल गया, फ्रॉड जेबी मिल गई, अगर तुमको फ्रॉड जेबी मिली तो प्रीलिमिनरी मान लेना रिस्क एग्जिस्ट करती है और कंट्रोल में डेफिशिएंसी है। अगर तुमको फ्रॉड जेबी मिली तो प्रीलिमिनरी मान लेना रिस्क एग्जिस्ट करती है और कंट्रोल में डेफिशिएंसी है। अगर तुमको फ्रॉड जेबी मिली तो प्रीलिमिनरी मान लेना कि रिस्क एग्जिस्ट करती है और कंट्रोल में डेफिशिएंसी है। अगर तुमको फ्रॉड जेबी मिली तो प्रीलिमिनरी मान लेना रिस्क एग्जिस्ट करती है और कंट्रोल में डेफिशिएंसी है। अगर तुमको फ्रॉड जेबी मिली, फ्रॉड जेबी मिल गई, मेरे को ऑडिट करते हुए कोई फ्रॉड जेबी मिल गई, तो मैं प्रीलिमिनरी मान लूंगा कि रिस्क एग्जिस्ट करती है और कंट्रोल में डेफिशिएंसी है। अगर मेरे को फ्रॉड जेबी मिल गई तो मैं प्रीलिमिनरी मान लूंगा कि रिस्क एग्जिस्ट करती है और कंट्रोल में डेफिशिएंसी है। हाँ, काम खत्म। सही है, ट्रिक तो एक नंबर है, सही होगी। चलो, तो अब सर स्टेप्स ऑफ यूजिंग कार्ट, कार्ट की स्टेप्स क्या होती है यूज करने की, सर कार्ट की स्टेप्स होती है यूज करने की, कैसे आपको मतलब कार्ट डाटा एनालिटिक्स यूज लेना है, कार्ट मतलब डाटा एनालिटिक्स की क्या स्टेप्स होगी, आपको कार्ट अगर कहीं पे इस्तेमाल करना है तो उसकी स्टेप्स बताओ। देखो भाई, पहली बात तो स्टेप्स कोई ऐसे, इन्होंने तो ऐसे नहीं बना के दे दी स्टेप्स, पर ठीक है, ऐसे कोई हर किसी चीज की स्टेप फिक्स थोड़ी ना होती है भाई, वो तो कुछ भी पहले कोई दूसरा बंदा कोई दूसरी चीज कर सकता है। ठीक है, तो अपन को इसको याद करना है, ओवरऑल मैं ऐसे बता रहा हूँ, इसको रियल लाइफ से जोड़ना मत, पर याद करना है अपन को। तो मुझे कार्ट यूज करने के लिए पहले सामने वाले को समझना पड़ेगा। समझो, मुझे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी बंदे से, मुझे डाटा एनालिसिस का मतलब क्या था, मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन निकालनी है मुझे, तो मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर मुझे किसी चीज से, किसी बंदे से मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो पहले मुझे सामने वाले बंदे को समझना पड़ेगा कि सामने वाला बंदा कौन है। पहले मुझे सामने वाले बंदे को समझना पड़ेगा कि सामने वाला बंदा कौन है, सामने वाला का बिजनेस कैसा है, सामने वाला कौन है, सामने वाले को समझना पड़ेगा। फिर मुझे देखना पड़ेगा कि मुझे क्या चाहिए, सामने वाला कौन है, मुझे क्या चाहिए, मतलब मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, सामने वाला कौन है, मुझे क्या चाहिए, सामने वाला कौन है मतलब उसका सामने वाला का बिजनेस कैसा है, क्या कैसा है, और मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब मेरे को क्या चाहिए। जब सामने वाला कैसा है, मुझे क्या चाहिए, उसके बाद मैं देखूंगा कि कहां से मिलेगा, सामने वाला कौन है, मुझे क्या चाहिए, सामने वाला कौन है, मुझे क्या चाहिए और कहां से मिलेगा, सामने वाला कौन है, मुझे क्या चाहिए और कहां से मिलेगा, मुझे पता पड़ेगा कहां से मिलेगा, अपने पास से एक्सट्रैक्ट कर लूंगा, एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसको वैलिडेट कर लूंगा, चेक कर लूंगा एक बार सब कुछ चाहिए, फिर उसके पे मेरा क्राइटेरिया लगा दूंगा, मतलब उस पर फॉर्मुला वगैरह लगा दूंगा, उसको फाइनली क्राइटेरिया लगा के उसको फाइनली वैलिडेट कर दूंगा कि आप सब कुछ हो गया, मेरा फाइनली इंफॉर्मेशन मुझे मिल गई। तो सामने वाला कौन है, पहले मैं सामने वाले को समझूंगा, अंडरस्टैंड द बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग आईटी, सामने वाले को समझ रहा हूं मैं, सामने वाला कौन है, अंडरस्टैंड कर रहा हूं बिजनेस एनवायरनमेंट, सामने वाला का बिजनेस एनवायरनमेंट। फिर मैं सामने वाला कौन है और मुझे क्या चाहिए, डिफाइन द बिजनेस ऑब्जेक्टिव, मुझे क्या चाहिए, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, सामने वाला कौन है, मुझे क्या चाहिए, उसके बाद मुझे क्या चाहिए, उसके बाद वो कहां से मिलेगा, आइडेंटिफाई द सोर्स, जहां से वो मिलेगा, कहां से मिलेगा, और जब मुझे जब पता पड़ गया तो बस मैं एक्सट्रैक्ट कर लूंगा डाटा को, एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसको वेरीफाई करूंगा कि कंप्लीट और एक्यूरेट है वो, फिर उसके बाद उस पर क्राइटेरिया लगा दूंगा, फॉर्मुला वगैरह लगा दूंगा, फिर फाइनली उसको वैलिडेट कर दूंगा, उसके रिजल्ट को वैलिडेट कर दूंगा। हाँ चलो, लास्ट लास्ट सेकंड, चलो अब स्टैंडर्ड्स गाइडलाइन प्रोसीजर यूजिंग रिलेवेंट फ्रेमवर्क बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो ये देखो, कुल मिला के इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड गाइडलाइन फ्रेमवर्क क्या होते हैं, जैसे मैंने तुमको बताया था स्टैंडर्ड ऑडिटिंग का भी एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑडिटिंग भी होते हैं। इंडेस जो आए थे वो इंडेस भी आईएफआरएस से आए, तो मतलब जो भी चीजें आती है वो एक इंटरनेशनल चीजें से आती है, जो इंडिया में चलता है ऑफकोर्स वो इंटरनेशनली भी कहीं ना कहीं चलता होगा। तो इंटरनेशनली भी उन्होंने कुछ कुछ फ्रेमवर्क बना रखे हैं आईटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, इन्फॉर्मेशन सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए। वो फ्रेमवर्क बोलते हैं, बताते हैं कि इन्फॉर्मेशन सिस्टम को कैसे कैसे प्रोटेक्ट करा जाए, पासवर्ड किस तरीके से होने चाहिए, हर लोगों ने अपने अपने अलग अलग फ्रेमवर्क बना रखे हैं अपने अपने। तो तुम बताओ कि क्या क्या फ्रेमवर्क तुमको इंटरनेशनल आईटी स्टैंडर्ड वगैरह कौन कौन से है, किस किसने इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रेमवर्क बनाए हुए। तो भाई सबसे पहले तो अपना आईसीआई आएगा, सबसे पहले इंडिया की दो चीज आ जाएगी, आईसीआई का एक तो एसएस आ गया और एक सेक्शन 143 ऑफ कंपनी आ गया। स्टैंडर्ड वर्टिंग बताता है कि वो बताता है कि कौन कौन से एसएस ऐसे ये होते हैं, एसएस होते हैं कि फॉलो करनी चाहिए जो ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। सेक्शन 143 बताता है कि स्टैट्यूटरी ऑडिटर है, उसको अपना ओपिनियन देना है कि आईएफसीएफआर सही है, मतलब इफेक्टिव चल रहा है, ऑपरेटिव इफेक्टिवनेस ऑफ आईएफसीएफआर, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होती है ना, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मतलब तुम जानते हो, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को शुरू से लेकर जनरल एंट्री से लेके फाइनेंस जो फाइनली फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, जनरल एंट्री से लेकर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं वहां तक का पूरा प्रोसेस है, वो उसको बोलते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पे भी अपन ने कुछ कंट्रोल लगाए हुए होते हैं कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिलायबल हो, सब कुछ सही हो, तो वो जो भी है वो सब कुछ सही होना चाहिए। रिक्वायर स्टैट्यूटरी ऑडिटर टू प्रोवाइड इंडिपेंडेंट ओपिनियन दैट ऑपरेटिव इफेक्टिवनेस ऑफ आईएफसीएफआर
IFCFR सही ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस काम कर रहा है एज एट बैलेंस शीट डेट। ये सॉक्स नाम का एक कंट्रोल होता है जो अमेरिका के, मतलब सॉक्स नाम का भी ये गाइडेंस है जो अमेरिका के अंदर काम करता है, पब्लिक लिस्टेड कंपनी पे लगता है, वो भी IFCFR की इफेक्टिवनेस को डील करता है। ISO होता है वो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कैसी होनी चाहिए, किस तरह के पासवर्ड होने चाहिए, एप्लीकेशन पे कौन कौन सी सिक्योरिटी लगानी चाहिए, उससे डील करता है। SSAI होता है SCCM, ये मतलब नॉर्मल चीजें पढ़ लेना, एग्जाम में आगे तो रट्टा ही मारना है, इसका तो कुछ नहीं कर सकते। एक ये होता है SOC, SOC2, SOC3, ये तुमने SA 402 के अंदर पढ़े होंगे, वो कंसिडरेशन इन एन ऑडिट ऑफ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, यूजर एंटिटी जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को यूज करती है, तो तुमने पढ़ा होगा ना SOC 1 वाली 2 वाली रिपोर्ट। नहीं पढ़ा है तो चलो ऊपर से बता, क्या बताऊं मैं, ठीक है, अगर नहीं पढ़ा है तो वो ऐसे इसके टाइम पे पढ़ेंगे अपन। तो ये होता है रिपोर्टिंग। SOC 1 रिपोर्ट होती है वो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट से डील करती है। तो यूजर एंटिटी होती है एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, अगर तुमने पढ़ा है तो तुमको पता होगा, तो वो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट से डील करती है। SOC 2 और 3 भी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट से डील करती है, पर उसके अंदर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के वो ये केवल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल कंट्रोल से डील करती है, मतलब IFCFR से। पर ये जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्राइवेटी अदर देन IFCFR से डील करती है। यहाँ पे केवल IFCFR से और ये अदर देन IFCFR से। और ये चीज मुझे लगता है MCQ के लिए काम की है। जो SOC 1 और SOC 2 है वो रिस्ट्रिक्टेड रिपोर्ट है, वो रिस्ट्रिक्टेड यूज रिपोर्ट है, प्राइवेट रिपोर्ट है। SOC 3 जनरल यूज रिपोर्ट है, SOC 3 जनरल यूज रिपोर्ट है, मतलब तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा जनरल सारी पब्लिक के पास है, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा सारी पब्लिक के पास है। ठीक है, SOC 3। एक फाइनल जो अपना क्वेश्चन बचा, ये एक्सप्लेन करो, ऑडिटर हो अगर तुम, तो तुम कैसे आइडेंटिफाई करोगे रिस्क की, IT सिस्टम में रिस्क को कैसे आइडेंटिफाई करोगे, कैसे अप्रोच क्या रहेगी तुमको इवेल्युएट करने की, और उसको रिस्क को आइडेंटिफाई करने की क्या अप्रोच वगैरह रहेगी, कैसे तुम करोगे रिपोर्ट वगैरह आइडेंटिफाई वगैरह। एक्सप्लेन ऑडिटर अप्रोच टू आइडेंटिफाई रिस्क एसोसिएटेड विद द IT सिस्टम। मैं एक ऑडिटर हूं या तुम एक ऑडिटर हो, क्या करोगे? सबसे पहले वहां पे जाओगे, सबसे पहले वहां के प्रोसेस वगैरह समझोगे, सबसे पहले क्या करोगे, वहां के प्रोसेस वगैरह समझो। प्रोसेस वगैरह समझने के बाद देखो, हर एक प्रोसेस समझ लिया, परचेज का प्रोसेस समझ लिया, पेमेंट का प्रोसेस समझ लिया, कि अब तुमने पहले नॉर्मल प्रोसेस को समझ लिया, अपना दिमाग लगा के एनालिसिस करोगे कि यार इस प्रोसेस के अंदर ये कमी है, इस प्रोसेस के अंदर ये रिस्क हो सकती है, इस प्रोसेस के अंदर ये रिस्क हो सकती है। फिर उसके बाद तुम देखोगे कि यार ये रिस्क तो हो सकती है, पर मैं तो एक ऑडिटर हूं, मैं सारी चीजें डील कैसे कर पाऊंगा, मेरे को एक मटेरियलिटी डिसाइड करनी पड़ेगी। तो जो रिस्क प्रायोरिटी बेसिस पे होगी, मतलब एनालाइज करूंगा रिस्क को, फिर जो रिस्क प्रायोरिटी बेसिस पे होगी उसको मैं फाइनली उसको रिजॉल्व करूंगा, जो रिस्क प्रायोरिटी बेसिस पे होगी उसको रिजॉल्व करूंगा। ठीक है, सबसे पहले मैं अंडरस्टैंड करूंगा, सारे के सारे डॉक्यूमेंट करूंगा, अंडरस्टैंड करूंगा, डॉक्यूमेंट करूंगा। एक तो अंडरस्टैंड भी करो और साथ में डॉक्यूमेंटेशन इज मस्ट, हर चीज का डॉक्यूमेंटेशन करना है। अंडरस्टैंड करूंगा, डॉक्यूमेंट करूंगा सारे बिजनेस प्रोसेसेस को, सारे बिजनेस को समझूंगा, मैं समझूंगा कौन कौन से एरिया के अंदर रिस्क हो सकती है, उन रिस्क को एनालाइज करूंगा। फिर जो रिस्क जो ज्यादा मटेरियलाइज हुई उनको मैं प्रायोरिटी दूंगा, उन रिस्क को मैं प्रायोरिटी दूंगा, मटेरियलाइज जो मटेरियलाइज हो सकती है जल्दी उनको मैं प्रायोरिटी दूंगा। तो ठीक है, डन, अपना ये चैप्टर खत्म हो चुका है। और अब अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपना नेक्स्ट लेक्चर आएगा, देखते हैं किसका लेक्चर डालूंगा, मुझे भी पता नहीं है, वो मैं रिकॉर्ड करता रहता हूँ अपने हिसाब से। ओके, बस कुल मिला के अपना पूरा फ्री फास्ट ट्रैक बैच कंप्लीट होगा यूट्यूब पे ही, टेंशन ना लो, सब कुछ हटाऊंगा। आपको अगर नोट्स वगैरह चाहिए तो जो पूरा 100% नोट्स चाहिए, पूरी बुक चाहिए, तो मैंने 500 पेजेस की बोली थी, वो आपको नीचे लिंक मिल जाएगा, परचेस कर सकते हो, बहुत सस्ते में दे रहा हूँ वैसे भी ऑलरेडी। और अगर आपको फ्री नोट्स वगैरह चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, वो नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। चलो बाय बाय, टाटा, सी यू।